मोदी जी की पास्ट लाइफ आपने देखी है, कैसी है वो? अभी भी जो वो आदि शंकराचार्य से जो जुड़े हैं तो पास्ट लाइफ में उनके साथ ही जुड़े थे, उनके साथ ही वो ट्रैवल करते थे। मैं सत्य साई बाबा का जब मैंने ऑरा किया था, मैंने ब्रह्म कुमारी की दादी को भी मैंने बताया। जैसे प्रेमानंद महाराज है, इनकी किडनी फेल है। जैसे हम अगर शाहरुख खान की बोले, मैंने उनको देखा था कि भी वो मौलाना थे। आत्मा की कोई मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी तो न्यूरॉन्स में सेव होती है। तो अगले लाइफ में वो सारी यादें कैसे आ सकती है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब आप 84 लाख योनियां क्रॉस कर लेते तब जाके आपको इंसान का जन्म मिलता है। शास्त्र में डराते हैं। मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे बचपन से बोला, तू मच्छर मारोगे तो मच्छर में तुम्हारा रीबर्थ होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको सब स्टेशन से तो जाना पड़ेगा कि नहीं? मतलब आप हर स्टेशन पे उतरोगे नहीं, आप पास होते हो। ये लोगों का मिस इंटरप्रिटेशन। मैंने भी अपनी 163 पास्ट लाइफ देखी है, उसमें मैंने 2 एनिमल लाइफ देखी है। एक लाइफ में ईगल था, एक लाइफ में आउल था। ये तो हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म ये तो ऐसे कहते हैं कि आत्मा अभी भी कहीं बीच में ही लटक रही है। भी मैंने अपनी कितनी लाइफ में मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी देखी है। तब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं 3-4 साल का था तो मैं पापा को कहता था मुझे क्रॉस दिला दो, मुझे क्रॉस पहनना है। देखिए तब से लेके आज तक मैं वो क्रॉस पहन रहा हूँ। और बहुत लोग कहते हैं कि अगर जन्म लेते ही बच्चा रोता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसको पिछले जन्म वाली चीजें याद रहें। कई कमजोर लोग होते हैं या कई लोग होते हैं जिनको आत्माएं पकड़ लेती हैं, तो क्या डबल आत्मा हो जाती है उसके शरीर में? अगर सब कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है तो मेरे इस जन्म के कर्म मुझे क्या हेल्प कर रहे हैं? तो देयर इज कॉल इंटेलेक्ट मेमोरी। ये क्या आप आपके रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंसेस से परेशान हैं? सारे सॉल्यूशंस आप देख चुके हैं, मे बी मेडिकल सॉल्यूशन या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। क्या ये सारे परेशानियां आपके पिछले जन्म के कर्म से तो लिंक्ड नहीं है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसका सॉल्यूशन हो सकते हैं कि नहीं, देखते हैं इस पॉडकास्ट में। एंड तक आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उदय शाह, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने अपने पिछले 26 साल इसी फील्ड में रिसर्च पे बिताए हैं और आज हमारे साथ वो रिसर्च शेयर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उदय शाह जी, हमारी जो पास्ट लाइफ है ये हमें याद क्यों नहीं रहती? मतलब इस जन्म में मुझे मेरा पिछला जन्म क्यों नहीं याद है? मतलब हॉनेस्टली स्पीकिंग तो हम कल भी क्या खाए थे ये भी तो भूल जाते हैं। बराबर है ना? हाँ। इसका रीज़न क्या होता है ना कि देयर इज कॉल एन इवेपरेशन ऑफ थॉट्स। मतलब जैसे एक वेपराइजेशन कैसा होता है ना? तो विचार गैशियस होते हैं, थॉट्स गैशियस होते हैं, गैशियस फॉर्म में, ऐसे साइंस में समझा रहा हूँ। तो पास्ट लाइफ में भी क्या है ना, ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हुई प्रेजेंट की पास्ट में और पास्ट की पास्ट में, तो वो सारी वेपराइजेशन हो जाते, इवेपरेट हो जाते हवा में, क्योंकि ईथर एलिमेंट है। हम जैसे सांसें अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जहाँ जाता है ब्रेन के जिस पार्ट में, उतनी ही मेमोरी याद रहती है, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचा वो बातें तो याद ही नहीं रहेगी। तो फिर क्या ज़रूरी था हमें पास्ट लाइफ में जाना, जब हाँ। भगवान ही नहीं चाहता आपको याद रहे तो? नहीं, जाना ज़रूरी नहीं था, गलतियाँ को जानना ज़रूरी था। बिकॉज हम दोहराए नहीं, हम रिपीट ना करें। बिकॉज काफ़ी बार बोलते अरे कल भी तो तूने ये गलती की, है ना? काफ़ी बार हमें कभी आरटीओ वाले पकड़ते, पुलिस कहते भाई कल भी तुमने सिग्नल क्रॉस किया, मैंने देखा था, आज भी तुम वापस क्रॉस कर रहे हो। मतलब हमने कल की गलती को एक्नॉलेज नहीं किया, इसलिए हमें पास्ट लाइफ करना ज़रूरी है, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम अपनी उस पैटर्न को तोड़े जो गलतियाँ हम दोहराते हैं हर लाइफ में, इवन प्रेजेंट में भी। अभी कई धर्मों में या कई हाँ। किताबों में ऐसा लिखा है कि 7 जन्म के बाद ह्यूमन जन्म मिलता है, या 9 लाइव्स मिलता है। तो पास्ट लाइफ में जब भी मैंने सुना है लोग जो जाते हैं तो वो ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग, या कोई भी खासकर जानवर, या मैं पेड़ पौधा था या कोई चींटी था, ऐसा कोई बात करता ही नहीं है। तो ये क्या माजरा है? मैंने भी अपनी 163 पास्ट लाइफ देखी है, उसमें मैंने 2 एनिमल लाइफ्स देखी है। एक लाइफ में ईगल था, एक लाइफ में आउल था, ऐसा है। और वो क्वालिटीज़ जो एनिमल की थी आज भी मेरे अंदर इतनी एक्टिव है। मतलब मैं बहुत शार्प हूँ, फोकस्ड हूँ, जो करना है वो करना है, ईगल के जैसे। और आउल के जैसे ना मेरी थर्मल विजन स्ट्रांग है। मतलब मैं आपके चक्रस देख सकता हूँ, एनर्जीज देख सकता हूँ, आपकी ऑरा देख सकता हूँ, आभा मंडल देख सकता हूँ, आपका कुछ हद तक मैं पास्ट भी देख सकता हूँ, फ्यूचर भी देख सकता हूँ। तो ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि मैं जब पेशेंट्स के सिम्टम्स पूछता था तो मैं उनको बताता था कि ये सिम्टम्स आपको इतने सालों से, इतने महीनों से, वो बोलते अभी तक तो हमने हमारी हिस्ट्री बताई नहीं, आपने कैसे बता दिया।
और मैं उनको पूछता था कि आपके एंसेस्टर्स में आपके दादाजी को भी कैंसर था, उनको भी डायबिटीज़ था। बोलता आपको कैसे पता? मैंने कहा आपके ऑरा को मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं सेंस कर पा रहा हूँ। तो ये क्या होता है ना, एनिमल इम्प्रिंट्स जो हमारे डीएनए में होती है ना, वो बहुत डीप डाउन होती है, बहुत डीप डाउन होती है। हमारा ऑक्सीजन वहाँ पहुँचता ही नहीं कि हम उस मेमोरी को बाहर निकालें। लेकिन ये जो इतनी सारी आपने कहा 163 आपने अपनी हाँ, पास्ट लाइफ देखी हाँ, है, हाँ। तो इतनी क्या सच में होती है? क्योंकि जैसे हम बात करके 7 ही जन्म है। नहीं, होती तो ज़्यादा है। अभी बुद्धा ने अपनी 649 पास्ट लाइफ देखी, महावीर ने 513 पास्ट लाइफ देखी, होती तो बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने रिसर्च किया क्वांटम फिजिक्स में 700 लाइफ्स होती है एक किसी भी एक इंसान की, तब Soul जाके की। उसको मोक्ष मिलता है। लेकिन ये सोल की लाइफ बोल रहे हो आप, सो ह्यूमन की लाइफ बोल रहा हूँ। लेकिन आत्मा होती है ना लाइफ। आत्मा में वही कहता हूँ, आत्मा में जो चेतनाएं होती है ना, वो 700 टाइम्स रीबर्थ लेती है, रीइंकारनेट होती है, ताकि उसको अलग अलग अनुभव हो। लेकिन वो ह्यूमन कितनी बार मतलब वापस आ सकते हैं एज ए ह्यूमन? नहीं, वो ह्यूमन में देखो कैसा है, मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई 10th में फेल हुआ तो 9th में नहीं जाता, है ना। आप एक बार ह्यूमन में आ गए, आप एनिमल लाइफ में जा ही नहीं सकते। अच्छा, 101%। आप कोई भी डीएनए के लेबोरेटरी में जाके किसी का भी चेक करवाओ, मतलब कोई एक आदिवासी है, कोई ट्राइबल में रहता है, उसका डीएनए जाके चेक कराओ, तो वो तो पहले अगर कोई लाइफ में रहेगा एनिमल, लेकिन उसके बाद जब ह्यूमन है उसके बाद ह्यूमन ही रहेगा वो। लेकिन हमारे शास्त्रों में ना लिखा है कि शास्त्र में डराते हैं, शास्त्र में ये कहते हैं, जैसे मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे बचपन से बोला तुम मच्छर मारोगे तो मच्छर में तुम्हारा रीबर्थ होगा, तुम कॉकरोच मारोगे तो कॉकरोच में तुम्हारा रीबर्थ होगा। तो मुझे लग रहा है सही में ऐसा हो सकता है, बिकॉज शास्त्रों में तो गलत नहीं लिखा होता है। क्योंकि शास्त्रों में मैं क्यों एग्जांपल ले रहा था, क्योंकि उसमें लिखा है कि जब आप 84 लाख योनियां क्रॉस कर लेते तब जाके आपको इंसान का जन्म मिलता है। एग्जैक्टली, लेकिन 84 लाख भाव जो हम बोलते हैं ना, इट्स अ कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल द किंगडम। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको सब स्टेशन से तो जाना पड़ेगा कि नहीं? इज इट राइट? मतलब आप हर स्टेशन पे उतरोगे नहीं, आप पास होते हो। ये लोगों का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। उनको क्या लगा इतनी योनि में आपको जन्म लेके ह्यूमन बर्थ मिलता है। इट्स नॉट दैट, यू आर पासिंग इट। मतलब मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि नाउ योर फ्लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम सूरत, नाउ इट इज़ पासिंग फ्रॉम बड़ौदा। मैं थोड़ी नीचे लैंड कर रहा हूँ। तो ये बहुत मिस इंटरप्रिटेशन क्या किया कि आपको हर यूनि में जन्म लेने के बाद 84 लाख भाव जन्म के बाद ह्यूमन बर्थ मिलेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेकिन इस केस में अभी तो मैं उस जोग्राफिकल लोकेशन से गुजर रहा हूँ, हाँ। लेकिन आत्मा के केस में गुजरना मतलब क्या होता है उस योनि इट्स से? जोग्राफिकल सेम है, अच्छा, मैं सिर्फ फ्लाई करते हुए जा रहा हूँ आप तक। एग्जैक्टली, आपके बीच में ना कितने एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। जैसे आप बोलते फ्लाइज आए, बर्ड्स आए, तो आप भी तो पास कर रहे हो उसे। और आपकी मेमोरीज डीएनए में, उनकी मेमोरी में भी कुछ कॉमन पार्टिकल्स होते हैं, तो आप उनकी मेमोरी के साथ पास होते हो। जब नेगेटिव मेमोरीज है वो मच्छर आपको काटता है, पॉजिटिव मेमोरीज है आपको नहीं काटेगा, आपके बाजू वाले को काटेगा। आप बोलेंगे यार मैं भी तो इधर बैठा, मुझे नहीं काटा। लेकिन अभी आपने जैसे कहा, अभी जो 700 आपने जन्म लाइफ कहे, हाँ, लाइफ्स कहे, हाँ। वो अभी आप इंसानों की लाइफ की बात कर रहे हो। इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ कि हर हमारे 7 चक्रस हैं, 7 चक्रस एनर्जी सेंटर्स है। हर चक्र में आपको 100 लाइफ स्पेंड करनी है। दैट इज़ द साइंस। एक जो साइंटिफिक जो लोग होते हैं बुद्धिजीवी, वो एक पास्ट लाइफ के बारे में बनाते हैं कि आत्मा की कोई मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी तो न्यूरॉन्स में सेव होती है। एग्जैक्टली। तो अगले लाइफ में वो सारी यादें कैसे आ सकती हैं? नहीं, अभी आप सोचो ना, आप ये छोटा सा मोबाइल डिवाइस है, आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाते हो, सिर्फ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड ही तो डालते हो, तो कहीं तो आकाशिक रिकॉर्ड में आपका रहेगा ना, क्लाउड डेटाबेस तो रहेगा, क्लाउड तो रहेगा कि नहीं? तो हम ये नहीं बोलते अभी ये आत्मा है, ये मोबाइल है, आप इसकी चिप मेमोरी को निकाल के दूसरे में नहीं डालते हो। इज इट राइट? तो देर इज कॉल अ इंटेलेक्ट मेमोरी, देर इज कॉल एन इमोशनल मेमोरीज। ये आकाशिक रिकॉर्ड में कहीं स्टोर्ड होती है, ये कहीं हमारे डीएनए में स्टोर्ड होती है। हमारे मरने के बाद हमारी एक चॉइस होती है कि उसमें से क्या मेमोरी निकालनी है। जैसे आपका एक चॉइस है कि मेरे 10 ईमेल आईडी लॉगिन थे पिछले मोबाइल में, इसमें से मुझे 5 ही लॉगिन करने हैं, 2 ही लॉगिन करने हैं, आप उसी को लॉगिन करते हो। मुझे इंस्टा वापस री लॉगिन करना है, फेसबुक करना है, ट्विटर करना है, ये आप अपनी चॉइस करते हो। लाइफ बिटवीन लाइफ आपको ये टाइम मिलता है चॉइस करने का 72 आवर्स कि कौन सी मेमोरी को आपको री लॉगिन करना है, उतनी मेमोरी ही अलाउड है। तो अभी आप जो आपने पहला क्वेश्चन मुझे पूछा था कि फिर सब चीज़ें याद क्यों नहीं रहती, सब चीज़ों को तो हम बाईपास कर देते, उसको साइड में रख देते, बस अभी इतनी मेमोरी से मुझे ये लाइफ स्पेंड करनी है।
तो वो सारी मेमोरीज जो 72 आवर्स में हमने चूज़ की है कि हमें चाहिए, वो हम अपने साथ लेकर आते हैं। एग्जैक्टली, बस उतनी ही मेमोरी। और वो कहाँ स्टोर्ड है हमारे बॉडी में? नहीं, डीएनए में है ना। अच्छा, डीएनए में। एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता कि एक जैसे इसमें कैसा है ना, एक जो पार्ट है जो वाईफाई से कनेक्ट होता है, वो पार्ट कैसा है कि वो कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, अभी मैं आपसे यहाँ कहूँ कि भाई आपका यूज़र नेम दिख रहा है, आप मुझे पासवर्ड दे दो, जैसे आपने मुझे दिया तो मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ डाउनलोड कर सकता हूँ बैठे बैठे। जी। ज़रूरी नहीं कि मैं अपने घर पे जाके ही डाउनलोड करूँ। तो इस केस में जो मेरे डीएनए में डेटा स्टोर्ड है पास्ट लाइफ का, हाँ। वो आप देख सकते हो। एग्जैक्टली तो उसमें क्या है ना कि जैसे एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैसे अपनी एक फिल्म माइंड में बनाता है, और फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर ना वो डिसाइड करता है कि इसको कौन सा किरदार देना चाहिए। तो आप भी जब बर्थ लेते हो ना, तो एक किरदार के साथ लेते हो, एक कैरेक्टर के साथ रहते हो कि इस लाइफ में ना मुझे बहुत अच्छा फादर बनना है, इस लाइफ में मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड बनना है, इस लाइफ में मुझे बहुत अच्छा टीचर बनना है या स्पिरिचुअल गुरु बनना है। तो उतनी ही मेमोरी आपको दी जाएगी, उस मेमोरी के साथ आप उसका रोल प्ले करते हो। बाकी के कैरेक्टर्स के रोल को आपको कोई लेना, आपको स्क्रिप्ट आप पढ़ते भी नहीं हो। आपने 72 आवर्स अभी जो बताया, हाँ। उसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, क्यों उसमें 72 क्या आवर्स ही होता है क्यों ना, उसमें आपकी प्योर कॉन्शियसनेस है। 72 आवर्स 72 घंटे जो बोलते हैं, पोर्टल ओपन होता है। इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी ओपन होना। कब ये होता है? मरने के बाद? मरने के बाद होता है, मतलब मरने के बाद? तुरंत बाद 2 नाड़ियाँ ओपन होती है, जिसको हम कहते हैं कोणार्क टेम्पल जो इंडिया में है, उसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, राइट। और जो काशी विश्वनाथ है बनारस में, उसको कहते हैं हम चंद्र नाड़ी। तो ये 2 नाड़ियाँ खुलती है मरने के बाद, और उस टाइम पे आपको ना प्योर कॉन्शियसनेस डिसीजन, जैसे आप एक जज के सामने हो, एक अदालत में हो, और आप कन्फेस करते हो यार पिछले जन्म में मैंने बहुत ये फ्रॉड किया है, इस लाइफ में मुझे नहीं करना है, तो फिर गॉड आपको तथास्तु कहेंगे। वो प्योर डिसीजन है आपका कि आपको कौन से नए एक्सपीरियंस लेने को नीचे जाने। और वो 72 घंटे बाद वो जन्म पोर्टल मिलता बंद ही हो है? जाएगा, फिर मिल जाता है। और जो आदमी नहीं बर्थ ले सकता ना, फिर वो भटकता है। नहीं ले सकता मतलब पोर्टल बंद हो गया, आपको 72 आवर्स, जैसे दरवाजा खुला, आप अंदर गए, आपने डिसीजन लिया, 72 आवर्स के अंदर आपको रीबर्थ हो गया। और अगर आप नहीं ले पाए तो आपकी आत्मा फिर कुछ टाइम के लिए भटकेगी, फिर वापस जब कभी पोर्टल खुलेगा, इट्स कॉल्ड बायोरिदमिक साइकिल ऑफ द लाइफ। तो कुछ साल के बाद, कुछ जन्मों के बाद वापस ये पोर्टल ओपन होता है और आपको वापस रिकॉलिंग होती है। लेकिन इसमें अभी 72 आवर्स में क्यों आपको एम्फेसाइज कर रहा था बार बार, हमारे जो कल्चर है, हिंदू कल्चर, उसमें हम 13 दिन या 12 दिन ऐसे मनाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन 72 आवर्स तो बहुत कम हो गए। तो बहुत कम हो गए, बिकॉज क्या है ना, हमारा प्योर कॉन्शियसनेस सिर्फ 72 घंटे रह सकता है। 13 दिन तो हमारा सिर्फ शोक मना सकते, जिनके अंदर, फैमिली मेम्बर के अंदर हमारी पास्ट की पॉजिटिव नेगेटिव मेमोरीज है ना, उसको इवेपरेट करने के लिए ये सब श्राद्ध मनाया जाता है। ये सब एंसेस्ट्रल्स जो हम लोग पितृदोष निकालने का, ये सब पूर्वजों का जो करते हैं, या हमारा ही सपोज हम मरने के बाद हमारी जो क्रियाएं करते हैं, वो एक्चुअली फ्री करने के लिए, कि भाई हमें अच्छी बुरी मेमोरी से फ्री करना है ताकि उसका रीबर्थ अच्छा हो। तो हम काफ़ी बार देखते हैं बच्चा है ना, जन्म लेने के बाद कभी भी हंसता है, कभी भी रोता है। हम बोलते हैं ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों रो रहा है? क्योंकि वो 13 दिन के अंदर की मेमोरी अभी भी उसमें एक्टिव है। और वो 13 दिन वो देख पाता है, पिछले सब देखता है, क्योंकि क्या है ना, उसकी एक फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस अभी भी पास्ट की फैमिली के साथ जुड़ी पड़ी है। वो देखता है यार कोई शौक ही नहीं मना रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब खुश है, तो ये बच्चा रो रहा है। वो देख रहे हैं कि नहीं सब लोग शौक मना रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा लगता है कि हाँ चलो मेरी कुछ तो क्रेडिट हुई, मेरी कुछ तो वैल्यू हुई, ऐसा है करके। लेकिन एक जो कोर सवाल अभी भी इसमें बचता है कि इंसानों को या उसकी आत्मा को इतने सारे जन्म लेने की ज़रूरत ही क्या है? नहीं, क्लास है ना, इट्स अ स्कूल। देखो कैसा है ना, यू हैव टू पास थ्रू ऑल द डिफरेंट प्रोफेशन। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जैसे अलग अलग एजुकेशन फैकल्टीज होती है ना। गोल क्या है? गोल 0 to 0, मतलब कोई गोल ही नहीं। मोक्ष। गोल कुछ मोक्ष ही है ना। 0 to 0 का मतलब मोक्ष ही है ना। लेकिन तो फिर स्कूल करने आना ही क्यों, जब शून्य में जाना है तो हमें इतनी सब धरती पे आके सीखने की यही जरूरत तो है। देखो, जब बच्चा 2.5-3 साल का होता है ना, तो हम उसको बोलते तू स्कूल में जा, तेरा फ्यूचर अच्छा जाएगा। और जब वो पूरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब बाहर निकलता है ना, तो उसको लगता है हो गया, नहीं अब तुझे जॉब करना है, अब तुझे बिजनेस करना है। तो बोला तो फिर पढ़ाया ही क्यों, जब जॉब बिजनेस ही करना था तो शुरू से ही कर लेते। इज इट राइट? तो ये तो क्या है ना, लाइफ बिटवीन लाइफ है ना, हम पहले से ये डिसाइड करते कि अब इसमें ये एजुकेशन लेना है। एक्चुअली वो भी माया है।
जो इंसान जितने कम डिज़ायर 72 आवर्स क्रिएट करता है ना, वो मोक्ष की तरफ ज़्यादा जाता है। तो उतने कम लाइफ्स वो इसलिए आगे हमें लेगा। गुरुओं की ज़रूरत क्यों होती है पता है? उस माया से मुक्त करने के लिए, उस मोह से मुक्त करने के लिए, कि हम वापस कोई ज़्यादा डिज़ायर क्रिएट ना करें। लेकिन एक मोक्ष के बारे में सबसे बड़ा जो एक कॉन्सेप्ट चलता है कि मोक्ष चाहिए ही क्यों है किसी आत्मा को। नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए होता है, एक्चुअली है ना मुक्ति चाहिए होती है। मोक्ष तो क्या है ना, एक बड़ा एक शब्द दे दिया है। आप मुझे बताओ ना, मोक्ष ऐसी कोई जगह थोड़ी है, प्लेस थोड़ी है, स्टेट थोड़ी है। इट्स अ स्टेट ऑफ द माइंड, इज इट राइट? मुक्ति मिल गई और मुक्ति के बाद आप फ्री विल में आए, वापस जन्म लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, मोक्ष मिल गया, लेना है, वापस माया में आ गए, मोह में आ गए। अच्छा, ओके, ये हम ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमको वापस मोह में जाना है कि नहीं जाना है। एग्जैक्टली। तो मोक्ष का वर्ड का मतलब क्या है कि जहाँ पे माया में हम नहीं फंसने जा रहे, जहाँ पे मेरा कोई ईगो नहीं है, कोई एक ऐसा अनलर्न पार्ट नहीं जिसको मैं सोचा वो अब तो मैं जन्म ना इस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, मतलब मोक्ष नहीं है। अच्छा उदय जी, ये तो हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, हमने पॉडकास्ट बाकी धर्मों के भी किए हैं। हाँ। तो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म ये तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा अभी भी कहीं बीच में ही लटक रही है। जब खुदा या जीसस या गॉड आएंगे, वो आपको कोई जन्म देंगे, तो आप अभी भी कहीं बीच में ही हो। मतलब यू आर नाइदर देयर अप और नॉर डाउन, नॉट इन हेल नॉट इन हेवन। खुद आप जिस धर्म को बिलोंग करते हैं वो भी इस कंसेप्ट को डिनाई करते हैं। 100%। तो सिर्फ हिंदू धर्म मानते हैं, यानी कि हम हिंदू ही। देखो, हिंदू धर्म में इसलिए मानते हैं ना, क्योंकि अगर आपने ध्यान से महाभारत देखी होगी, है ना, अगर गीता पढ़ी होगी, तो उसमें कृष्ण भगवान ने कितनी दफ़ा बताया, भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम उस जन्म से जुड़ा है, तुम्हारा ये इशू उस जन्म से जुड़ा है। दूसरे कोई धर्मों में किसी ने खुलेआम ऐसे बताया ही नहीं है, तो मानेंगे कैसे? लेकिन क्यों ऐसा होगा? कि देखो, हिडन करना पड़ता है ना, बिकॉज जिस रिलीजन को आप बिलोंग करते हो उसमें अगर आपने ये ओपन कर दिया कि पिछला जन्म भी होता है और पिछले जन्म में आप दूसरे जात पात के रह चुके हैं, तो आपको इस जन्म की वैल्यू क्या रहेगी? मुझे बताओ। अगर मैं आपको बता दूं इस लाइफ में कि आपके पास्ट लाइफ के ना वो जो आपके नेबर है ना, वो आपके पेरेंट्स थे, तो इस लाइफ के तो पेरेंट्स से तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं? अटैचमेंट कम होगा ना, मेन तो ये है। या आप मुस्लिम थे तो आज हिंदू है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी मैंने अपनी कितनी लाइफ में मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी देखी है, तब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं 3-4 साल का था तो मैं पापा को कहता था मुझे क्रॉस दिला दो, मुझे क्रॉस पहनना है। तो मेरे पापा बोलते तेरे को कौन सा दोस्त मिल गया? मैंने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं, बिकॉज मैं तो GSB स्कूल में था, मेरा तो कोई क्रिश्चियन फ्रेंड बचपन से नहीं था। लेकिन तब से लेके आज तक मैं वो क्रॉस पहन रहा हूँ, समझ में क्या? और मैं पापा को बोलता मुझे अब उदय मत बुलाओ, मेरा नाम एंथनी है करके, तो मेरे पापा फिर मुझे एंथनी बुलाने लगे। तो मुझे तो पहले मजाक ही लग रहा था कि चलो मैंने बोल दिया और पापा ने लेकिन जब मैंने एक्चुअली पास्ट लाइफ देखी, मैंने लंदन की, जब मैं प्रीस्ट था, उस लाइफ में मेरा वही नाम था। लेकिन आपके डैड ने कैसे वो मान लिया? कि माना नहीं, वो तो मजाक में बोल रहे थे, हाँ चल तू एंथनी हो गया, क्योंकि तब वो अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर चल रही थी हमारा घर, तो उनको लगा कि मैं उससे, मैंने तो वो पिक्चर देखी भी नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं उस वजह से नाम बोल रहा हूँ करके, ऐसा है। तो आपके अंदर भी अगर आपकी बचपन को रिकॉल करोगे ना, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसी हरकतें हैं ना, जो शायद आपके पेरेंट्स ने सोचे भी नहीं होंगे। आप थोड़ी देर पहले ना एक आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, तो इससे ना मेरे को इंस्टेंस याद आता है कि एक शांति देवी करके एक औरत थी जिन्होंने अपना पूरा जो लाइफ था पिछला पास्ट लाइफ वो सारा बताया और वहां जाके वो प्रूव भी हुआ। एग्जैक्टली। तो इस केस में उन्होंने सारा आकाशिक रिकॉर्ड डाउनलोड कर दिया। अभी आज मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, इसमें 3 साल का एक बच्चा है, मतलब वो कोई बुद्धिस्ट फैमिली से बॉर्न हुआ है, और वो 3 साल के बच्चे ने क्लेम किया कि मुझे तक्षशिला यूनिवर्सिटी की पूरी लाइफ पता है, नालंदा और वहाँ साइड की। तो उसको लेके गए वहाँ पे और उसने सब बताया कि यहाँ पे ये क्लास चलती थी, यहाँ पे ये क्लास चलती थी, यहाँ पे ये था। और जब उन्होंने हिस्ट्री में देखा तो आधी बातें सच थी और आधी झूठ थी, लेकिन इतनी भी सच थी वो भी बड़ी बात है कि 3 साल के बच्चे को कहाँ से पता। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो बात कर रहे हैं, ये स्टोर कहाँ है? ये तो क्लाउड नहीं है। इसी ये क्या है ना, ये एक ईथर एलिमेंट का एक लेयर है। वहाँ पे चीज़ें, जैसे हम कैसे बोलते हैं ये सब चीज़ें सैटेलाइट में है ना, तो सैटेलाइट तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, राइट? लेकिन वहाँ से जो हमें नेटवर्क मिलता है वो तो इनविजिबल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये सारे जो थॉट इलेक्ट्रिकल है, इमोशनल मैग्नेटिक है,
तो आपके विचार और आपके भाव ये कहीं ना कहीं आकाशिक में एक ईथर एलिमेंट में स्टोर्ड है। ये पृथ्वी पर ही है? पृथ्वी पर नहीं है, एकदम ऊपर है, एकदम है तो पृथ्वी पे, लेकिन एकदम एक्सट्रीम लेयर जो बोलते हैं ना, आकाश के ऊपर। आकाश के ऊपर, आकाश के ऊपर क्या है? स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस जिसको हम शिवा मानते हैं, तो उनके पास वो डेटाबेस है। इतना दूर? इतना दूर। लेकिन क्या है, आपके डीएनए में जैसे जैसे आप ट्यूनिंग करोगे वो डाउनलोड होगा। मैं जितनी स्पेस मेडिटेशन में क्रिएट करूंगा अपने अंदर, वैक्यूम क्रिएट करूंगा, उतना मैं डाउनलोड कर सकता हूं। तो किसने गायत्री मंत्र डाउनलोड किया है, किसने नवकार मंत्र डाउनलोड किया है, किसने भगवत गीता डाउनलोड किया है, किसने रामायण डाउनलोड किया है, अदरवाइज थी कहाँ पे, मुझे बताओ। उदेशा जी, पास्ट लाइफ में जाने का, हाँ, या आप जो हिप्नोटाइज करके हाँ, लेके जाते हैं? नहीं, हम मेडिटेटिव वे में करते हैं। हिप्नोटाइज में क्या होता है ना, शुरू में मैंने सीखा था, लेकिन उसमें क्या होता है, ज़बरदस्ती आप सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जाते हो विदाउट देयर परमिशन। तो इट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट योर मेडिकल एडवाइस कि किसी के भी दिमाग में घुसना नहीं चाहिए आपको। तो फिर मैंने सोचा मुझे उसका अल्टरनेटिव थेरेपी चाहिए। तो फिर मुझे ये थेरेपी मिली जिसमें मेडिटेटिव वे में जो बुद्धा महावीर ने किया था। बिकॉज अगर मैं हिप्नोटिक वे में आपका पास्ट लाइफ करता हूँ और कुछ ऐसी वॉरियर लाइफ या कोई तांत्रिक लाइफ या कोई ऐसे बैटल वाली लाइफ जो आप देखना नहीं चाहते हो या दिखाना नहीं चाहते हो, मैं ज़बरदस्ती आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये हिप्नोसिस वे में पास्ट लाइफ देखना, हाँ, और मेडिटेटिव वे में बहुत पास्ट लाइफ फर्क देखना, है। दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत exact? फ़र्क है। हिप्नोटिक वे में क्या होता है ना कि आप उसको कंट्रोल करते हो, उसकी अवेयरनेस को भी कंट्रोल करते हो, उसके माइंड को कंट्रोल करते हो, दिमाग को, ब्रेन को कंट्रोल करते हो। और मेडिटेटिव वे में क्या होता है, एक फ्री विल होता है, भाई जितना देखना है देख, नहीं देखना है मत देख, और जितना बोलना है बोलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो। लेकिन एक हिप्नोटिक वे में guided ऐसा नहीं हो होता सकता है। ये जितने भी साइकेट्रिस्ट जो एमडी डॉक्टर बनते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, लंदन जाके, ये लोग हिप्नोटिक वे में ना किसी का डी एडिक्शन करवाते। मुझे दारू नहीं छोड़नी है, लेकिन वो छुड़वा के ही रहेंगे। वो आपको हिप्नोस करके आपको भुला देते हैं कि वो आपको एग्जैक्टली। दारू हाँ, पीने जो की आदत तांत्रिक है। भी जो करते हैं, जो ब्लैक मैजिक भी करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब आपके सीधा सबकॉन्शियस में जाके आपकी माइंड को कंट्रोल करते हैं। ये Without a गाइडेड permission. में, ये गाइडेड मेडिटेशन होता है? गाइडेड मेडिटेशन होता है। हिप्नोटिक हाँ। पास्ट लाइफ? हिप्नोटिक में क्या है ना, सिर्फ पहले के 1.5 मिनट होता है गाइडेड, 1.5 मिनट। और मेडिटेटिव पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर 2 घंटे का है तो पूरा 2 घंटा ही चलता है वैसे। मेडिटेटिव पास्ट लाइफ रिग्रेशन? हाँ, 4 ये- घंटा भी चलेगा तो भी वो दोनों अवेयरनेस में है, मतलब हम लेकिन भी मुझे ये मालूम भी है आप मेरा guided क्या है। डेटा रीड कर रहे हो और आपको भी पता है। एग्जैक्टली। और ये भी गाइडेड है? ये भी गाइडेड है, गाइडेड दोनों है। लेकिन मैंने कहा हिप्नोटिक में सिर्फ पहले की 1.5 मिनट होती है, जब हम काउंट करते हैं और जब तक उसका कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में नहीं आते तब तक। उसके बाद तो वो 2 घंटा वो उसको होश में ही नहीं रहता है। वो बाहर आके बोलता है मैंने क्या बोला, मैंने देखा कि नहीं, वो भी उसको पता नहीं। मतलब meditative आप mode किसी का में- मोबाइल लेके किसी के अंदर जाते हो, इट्स लाइक एन हिप्नोटिक। तो मेडिटेटिव मोड में वो मालूम होता उसको तो सब पता है। वो बाहर आके बोलेगा मैंने ये देखा, वो देखा, इससे ये बातें की, उससे ये बात, सब कुछ पता रहता है। लेकिन ये बातें बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान लेते हैं तो हमारी आज की जो लाइफ है वो भी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। देखो, ये आप कैसे लेते हो उस पर डिपेंड होता है। और दूसरी बात, मैं तो सजेशन हमेशा ये करता हूँ कि पहले सोल हीलिंग सीखो। सोल हीलिंग? हाँ, मतलब कैसा है, डीएनए को हील करना सीखो। अदरवाइज तो सही में जैसे आप बोल रहे ट्रॉमेटाइज्ड ही हो जाएगा ना, गड़े मुर्दों को उखाड़ने की बात। मैं 12 साल अगेंस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, जब मैं ये फील्ड में आया, मैं लोगों को लिटरली मना करता कि मैंने भी नहीं सीखा और तुम सीखना भी मत, तुम करवाना भी मत। तो सब बोलते नहीं नहीं अच्छा रहता है। मैंने बोला बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। फिर 12 साल के बाद एक दिन मुझे लगा, 2009 की बात कर रहा हूँ, कि चलो मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो मैंने किया और मैंने 6 लाइफ देखी। और 6 लाइफ देखने के बाद मैं उसको वेरीफाई करने के लिए पौंडीचेरी गया, लंदन गया, गोवा, जयपुर, शिरडी, जहाँ जहाँ मेरी पास्ट लाइफ थी, नेपाल। तो सही में मुझे लगा ये तो देखने जैसा है। बिकॉज वो जो गलतियाँ हमने की थी और जो अधूरे काम हमने छोड़े थे पास्ट लाइफ में, वो अगर हम आज पूरा नहीं करेंगे तो वापस एक जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, इस वक्त हमें याद ही नहीं है कि हमने किस याद ही वजह से नहीं है। जन्म लिया है। है ना। अभी आप देखो, ये जो मंदिरों में ना, ये जब घंटियाँ बांधते हैं, नारियल बांधते हैं, धागे बांधते हैं, ये तो भूल जाते हैं कि मन्नतें मांगी थी बच्चे के लिए या कोई पढ़ाई के लिए या जो भी चीज़ें, और भूल जाते हैं। और बाद में फ्यूचर में जब कहीं प्रोग्रेस नहीं होता है, किस पंडित के पास जाते, बोलते तुमने वहाँ पे कोई मन्नत मांगी थी, तुमने उसको पूरी नहीं की कि भाई तुम नारियल चढ़ाने वाले हो या ये करने वाले हो, जाके पहले उधर माफ़ी मांगो, फिर तुम्हारा काम छूटेगा, क्लियर होगा करके।
लेकिन ये जो आप मन्नतें कह रहे हो, ये तो बहुत लोग अभी भी भारत में मानते हैं कि कोई मन्नत है उसको पूरा नहीं करते तो उनके पूर्वज हैं या फिर उनके जो कुल देव हैं वो उनको वापस याद दिलाते हैं या परेशान Exactly, करते हैं उसके लिए। मैं वही कहता हूँ ना कि चीज़ें कैसे ना, जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको ये सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन लेनी है, काफ़ी बार लोग भूल भी जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर शूट होता है तो डॉक्टर याद दिलाता है यार तुमने दवाई क्यों नहीं खाई। तो पास्ट लाइफ में भी क्या होता है ना, आपका जो डीएनए का नॉट होता है जिसको हम नाड़ियाँ कहते हैं ना, सूर्य चंद्र नाड़ियाँ कहते हैं, तो उस नाड़ियों में ना कुछ ब्लॉकेजेस हमारे पास्ट लाइफ के हैं कि जो हमने सोचे थे कि हम ऐसा करेंगे और हमने किया ही नहीं, तो काम तो अधूरा छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर जी आपका प्रोफेशन तो इतना नोबल था, हाँ, आप डॉक्टर थे, हाँ, तो डॉक्टर बन के आप लोगों के इलाज कर सकते थे, तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मतलब फ़ायदा कैसे हो रहा है जो जिन लोगों का आप कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? देखो कैसा था कि मैं तो 95 में मेडिकल पास आउट हो गया, मैंने 3 साल मेडिकल प्रैक्टिस भी की रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल इधर सांता क्रूज खार में, लेकिन जो मैंने केमिकल करेक्शंस के जो लिमिटेशंस देखे हैं मेडिसिन्स के, तो मुझे समझ में आया ये साइंस अधूरी है। ओके, अधूरी साइंस है, मतलब इंसोमिनिया ठीक नहीं हो सकता है, डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता है, एंजाइटी ठीक नहीं हो सकती है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता है, कैंसर ठीक नहीं हो सकता है। मैंने कहा फिर ये मतलब क्या है, मतलब सिर्फ पैलिएशन सप्रेशन थोड़ी करना है मुझे, लोग क्योर चाहते हैं, रिकवरी नहीं चाहते। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हो सकता है? ईजी हो सकता है, बिकॉज क्या है ना कि पास्ट लाइफ, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि पास्ट लाइफ, प्रेजेंट की पास्ट लाइफ को भी तो जान लो कि तुमको डायबिटीज़ इसलिए हुआ कि भाई तुमने कुछ डाइट गलत किया है, तुम्हारी लाइफस्टाइल गलत है ना, तुमने एक्टिविटी नहीं की, तुमने अपनी कैलोरी बर्न नहीं की, वो भी तो जान सकते कि नहीं। कहीं एंगर है, कहीं फियर है, कहीं आपके अंदर जलसी है, ये भी तो रीजंस हैं सारे इमोशनल ट्रॉमास के जिसकी वजह से बीमारियां हुई। लेकिन कुछ कुछ बीमारियां हैं वो हेरिडिटरी भी होती हैं। नहीं, लेकिन हेरिडिटरी पे भी तो पास्ट लाइफ आया ना, ऐसी थोड़ी आ सकती है। लेकिन पिछले जन्म में मेरे माँ बाप कोई और थे, हाँ, इस जन्म में माँ बाप कोई हाँ, और हाँ, है, हाँ, तो इस वाले जो माँ बाप के हैं 33% तो पास्ट लाइफ के डीएनए आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पूरे 100% प्रेजेंट लाइफ के डीएनए मिलने वाले हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के पेरेंट्स भी तो हमारे साथ अभी भी इमोशनली कनेक्टेड है, उनकी भी तो इच्छा कहीं अधूरी रह गई। अच्छा, मरने के बाद वो सब याद रहता है कि हमारा क्या Exactly, रिलेशन था अभी किस-किस आपका के कोई साथ। एक घर मकान रहेगा, आप बेच के दूसरे घर में चले गए और आपने जिसको भी बेचा वो कहेगा भाई तुमने ये तो रिपेयर करके नहीं दिया, या ये तुमने तो सब खराब करके दिया, तुम तो बोले थे सब ठीक करके दोगे, तो वो बंदा तो तुमको पकड़ेगा ना, छोड़ेगा थोड़ी वो आप तभी तो बोले थे हाँ मैं सब करके तुमको दे दूंगा, आप पेमेंट कर दो, उसने पेमेंट कर दिया और आपने नल ठीक नहीं किया, दीवारें ठीक नहीं किया, आपने पेंटिंग नहीं करवाई, है ना, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते आप मेरी जिम्मेदारी नहीं। सी क्या होता है ना, हम ये जितने एक्सक्यूजेस देते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में ना, हम भूल जाते हैं एक्चुअली ये सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। हम जितनी भी तो प्रेजेंट लाइफ में अगर कोई गलत काम कर रहा हो, हाँ, जैसे कि चोरी चकारी, हाँ, हाँ। गुंडा, तो वो क्या अपने लिए अगले लाइफ के लिए कर्मास इकट्ठा कर रहा है, बैड कर्मास, कि इसी लाइफ में उसे भुगतना है? नहीं, वो तो उसकी चॉइस है ना। अभी मैं काफ़ी जेलों में जाता हूँ, जैसे देहरादून, गोवा, मुंबई की जेलों में जाता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ देखो ये जो आपने की ये पहले भी की थी गलती। कुछ लोग कहते हैं हमने गलती की नहीं, इस लाइफ में ज़बरदस्ती हमको पकड़ा गया। मैं कहता हूँ सो जाओ, सोने के बाद पता चलता है पास्ट लाइफ में अरे हाँ ये गलती तो की थी, इस लाइफ में नहीं की, पिछले लाइफ में तो की थी, तब पकड़े नहीं गए, अब पकड़े गए जब गलती नहीं की थी, तो एक्सेप्ट कर लेते कि इस लाइफ में ना तो चोरी की है, ना तो मतलब रेप किया है, ना तो मर्डर किया है, ज़बरदस्ती का मुझे सज़ा मिल रही है। सज़ा ऐसे नहीं मिलती, आपकी पास्ट लाइफ के डीएनए में वो इम्प्रिंट्स मेमोरी है और कोई ना कोई उसको पकड़ लेता है। तो जब हम फिजिकल लाइफ में जन्म लेते हैं तो ये जो आकस्मिक रिकॉर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड है, कब डाउनलोड होते हैं हमारे पास? नहीं, ये कैसा है कि आप किस मंथ में मदर के वूम में जाते हो, सोल जाती है, कोई 3rd मंथ में, क्योंकि मैंने गायनेक प्रैक्टिस की है ना वाडिया हॉस्पिटल में, तो मुझे शुरू में तो नहीं समझ में आता था, क्योंकि हम जब सोनोग्राफी करते थे तो हमको लगता था यार इसकी धड़कनें लेट चालू हुई, इसके कुछ जल्दी बच्चा आ गया, तो तब नहीं समझ में, मेडिकली नहीं समझ में आता था। स्पिरिचुअली समझ में आता है, जो इवॉल्व्ड बच्चा होता है ना, जो सोल हाई लेवल की होती है वो बहुत लेट आती है, और जितना सोल लो लेवल का होता है ना वो जल्दी चले जाता है माँ के गर्भ में, और जब जाता है तभी से मेमोरी डाउनलोड होना शुरू कर देती है। समझ में आ रहा है? और ये भी बहुत लोग कहते हैं कि अगर जन्म लेते ही बच्चा रोता नहीं है हाँ,
तो इसका मतलब ये है कि उसको पिछले जन्म वाली चीज़ें याद रहें। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ना, देखो हम तो मेडिकली रुलाते हैं उसको, रुलाते इसलिए ये सोच के कि उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है ना वापस नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअली बोलने जाऊं तो जब तक उसको ये रिकॉल नहीं होता है कि भाई मैं पैदा हो गया हूं, तो वो रोएगा क्यों? और रोना क्यों ज़रूरी है? रोना क्यों? बिकॉज क्या है, उससे उसकी नाड़ियाँ खुलती है, उसका अवेयरनेस आता है, उसका ब्रेथ ओपन, उसके लंग्स ओपन होते हैं, उसका एरोलियस ओपन होते हैं। तो क्या समझ में आता है कि हाँ अब मुझे धड़कना है, अब मेरे हृदय को धड़कना है। नहीं तो वो रोएगा ही नहीं, वो तो डेड का डेड ही रहेगा, है ना। मतलब उसको होश में लाने के लिए रुलाना पड़ता है, और कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि माँ के पेट में जो इवॉल्व्ड सोल है वो लेट आती है, बहुत लेट आती है, तो वो प्रिपेयर्ड करती है, जैसे एक वीआईपी गेस्ट कैसा लेट आता है। इज इट राइट? करेक्ट, तैयारियां सारे हो जाए उसके बाद में जाओ। एग्जैक्टली, है ना। तो ये बहुत कम लोग को पता है। लोग सोचते हैं यार इसकी तो अभी भी हार्ट बीट चालू ही नहीं हुई है, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, नहीं होगी। वो बच्चा बहुत इवॉल्व है। हम बोलते हैं मुझे कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, तो इवॉल्व बच्चा तो लेट ही आएगा ना। लेकिन इवॉल्व सोल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मतलब वो इवॉल्व सोल का मतलब पुण्यात्मा हो- मैच्योरिटी, सोल मैच्योरिटी मतलब बहुत समझदारी से आता है। जैसे जब स्वामी विवेकानंद बॉर्न हुए तो उन्होंने, या बुद्धा बॉर्न हुए, तो ज्योतिषों ने कहा यार ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है, या बहुत मतलब हाई इवॉल्व है, ये तो दुनिया को चेंज करने के लिए आया। मतलब वो सोल है ना। और जो ऐसा लेबर वर्कर वाले सोल्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी आते हैं, बिकॉज उनका कोई बड़ा मकसद नहीं होता है। उनका मकसद क्या होता है? सर्वाइवल। इवोल्यूशन नहीं होता है, रिवॉल्यूशन नहीं होता है, वो क्रांतिकारी सोल नहीं होती है। उनको बस आना है, कैसे भी रोज़ाना रोटी कमा के बस करना है। तो फिर कैसा है ना, कोई अपलिफ्टमेंट नहीं होता है उस सोल का, स्ट्रगल ही करता है शुरू से एंड तक, वो ऐसा है करके। अभी आपने कहा था कि जो 12th होता है वो 11th नहीं जाता, तो समझो अगर कोई गौतम बुद्ध या सुभाष चंद्र बोस के सोल में पैदा हो जाते हैं, तो वो उसका फिर आगे का क्या जर्नी होता है? नहीं, आगे का कैसा है ना, वो लोग है ना बहुत पॉलिश्ड सोल कहते हैं। इवॉल्व का मतलब पॉलिश्ड सोल होते हैं वो लोग, है ना। फिर ऐसे बेस वाले काम नहीं करते। आप सत्य साई बाबा देखो, श्री श्री रविशंकर देखो, मैंने इन सब की पास्ट लाइफ देखी है। ये लोग पिछले जन्मों से ही बहुत इवॉल्व थे। ये लोग कुंभ के मेले में जब लाइफ बिटवीन लाइफ मैं जो बात करता हूँ ना, ये इनका तो फिजिकल फॉर्म में लाइफ बिटवीन लाइफ होता है कि भाई वो कुंभ के मेले में जाके डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके कर्म तो होते नहीं है ऐसे लोगों के, तो डिसाइड करते हैं यार बहुत सारे लोग परेशान हैं, चलो मैं जाके उसको ठीक करता हूँ। तो कोई एक मेडिटेशन की टेक्निक क्रिएट करेंगे, कोई एक हीलिंग थेरेपी क्रिएट करेंगे, कोई एक योगा क्रिएट करेंगे, और वो आ जाएंगे खुद से ही, है ना। क्योंकि उनका कोई कार्मिक है नहीं, इनको कोई स्ट्रगल तो करना नहीं है, राइट। फिर वो कोई माँ बाप भी ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत पुण्य किए रहेंगे, उनके घर में आ जाते वो लोग, लेकिन उनके साथ टिक ही नहीं सकते, बिकॉज वो आए तो कुछ समाज सेवा करने के लिए आए थे। हमारे यहाँ पे ये भी मानते हैं कि जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि कोई अगर रिसेंटली मरा हो हमारी फैमिली में, उन्होंने रीबर्थ लिया है। नहीं, मैक्सिमम टाइम तो वैसा ही होता है, वही सेम फैमिली में आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। क्या होता है ना, आस तो वही है, अटैचमेंट तो वही है। लेकिन जैसे आपने कहा 72 आवर्स का ही साइकिल है, तो उस 72 आवर्स में अगर कोई पैदा हो नहीं रहा है या फिर बर्थ हो नहीं रहा है किसी का, तो फिर जाया नहीं जा सकता, राइट? नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, वो पोर्टल ही बंद हो गया। जैसे एक एग्जामिनेशन का 2 घंटे का पेपर था, उसने सॉल्व नहीं किया, और वो बोले कि नहीं अब तो कुछ नहीं लिख सकते हो, तुमको बाहर जाओ क्लास के। वो बोलेगा नहीं अब मुझे याद है, बोले भले याद है, अब तुम कुछ नहीं लिख सकते। क्योंकि इसमें ना एक चीज़, मेरे मामा के गाँव में एक बच्चा था 7-8 साल का, वो कहता है कि ये मेरा गांव ही नहीं है, ये मेरा परिवार ही नहीं है। एग्जैक्टली। और वो कहता है दूसरे गांव में लेके गया, और वहाँ पे उसने बोला हाँ ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी हैं। तो वही कहता हूँ ना, काफ़ी लोग इतने इवॉल्व होते हैं, उनको अपनी पास सब याद रहती है, और वो हमने डिसाइड किया होता है कि हमको याद रखना होता है। बिकॉज क्या है, जब आप पोटेंशियल हो, जब आप लायक हो, एलिजिबल हो, तो भगवान आपको वो स्मरण शक्ति भी देते हैं ना, मेमोरीज भी देते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने श्री श्री रविशंकर के भी पास्ट लाइफ देखी है, सत्य साई बाबा जी की भी देखी है। तो आप दूसरों के जब पास्ट लाइफ देखते हो वर्सेस खुद का देखते हो, तो उसमें क्लैरिटी का कोई फ़र्क होता है क्या? नहीं, बहुत फ़र्क होता है। क्या होता है ना कि जब हम अपनी देखते हैं ना, तो हम एनर्जी की पास्ट लाइफ ज़्यादा देखते हैं कि हमने कौन सी लाइफ में गड़बड़ की है, मतलब कौन से प्रोफेशन में क्या किया है। जब हम दूसरों की देखते हैं तो हम चेतना की देख सकते हैं, उनकी एनर्जी की हम नहीं देख सकते। मतलब वो इंसान कौन से लेवल का इवॉल्व है वो हम देख सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी एनर्जी लेवल के सारे करेक्शंस कर दिए। जैसे बोलते हैं ये सब टैक्स पे कर दिया, तो आदमी क्लीन चिट वाला है।
तो जब क्लीन चिट वाला है तो उसका मैं कोई वॉरियर लाइफ नहीं देखूंगा, कोई मतलब तांत्रिक लाइफ कुछ भी नहीं देखूंगा, बिकॉज उन्होंने सब क्लीन कर दिया है। तो मैं उनका इवॉल्व पार्ट देख सकता हूँ, एकदम पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा देख सकता हूँ, उनके नेगेटिव पार्ट्स हम नहीं देख सकते। ये अवॉल्व मतलब कोई अलाव ही नहीं करेंगे ऐसा है करके। जब आप कहते हो कि हमने पास्ट लाइफ देखी, हाँ, तो वो देखना होता है कि महसूस करना होता है? दोनों चीज़ें होती है। मेरा थोड़ा मतलब मेरा दोनों ज़्यादा है, मेरा विजुअल भी बहुत स्ट्रांग है, मेरा सेंसिंग किनेस्थेटिक भी बहुत पावरफुल है। मतलब अगर मैं कहीं जाता हूँ ना तो मुझे पहले तो एकदम फील हो जाता है यार ये जगह पे तो मैं पहले आया था। और थोड़े मैं डीप लेवल पे अगर मेडिटेट करता हूँ, मैं कुछ हीलिंग मॉडलिटी सीखा हूँ, सोल लेवल की करुणा हीलिंग की, जब मैं वो सिंबल्स यूज़ करता हूँ फिर मुझे एक्नॉलेज होता है अरे ये तो मेरा इस पर्सन के साथ ये कनेक्शन है, उस पर्सन के साथ मेरा ये अधूरा बाकी है, इसके साथ ये मेरा पूरा करना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितनी साधना डीप लेवल की करते हो, उतना ही आप जा सकते हो। लेकिन वो जो विजन होता है वो कितना क्लियर होता है? मतलब फुल एचडी होता है कि 4K होता है? मेरा तो क्लियर होता है, क्योंकि जब अभी तो मैं कर नहीं रहा हूँ लोगों के पास लाइफ, 12 साल पहले जब मैं करता था तो मैं उनके साथ विजुअल करता था। मैं उनको कह रहा था कि भाई अब आप इस माउंटेन पे हो, अब आप इस किले के अंदर हो। बोलते हैं हाँ हमें भी वही किला दिख रहा है। मैं कहता हूँ सामने देखो ये माँ की मूर्ति है, तो वो कहते हैं हाँ मुझे भी वो मूर्ति दिखाई दे रही है। तो मतलब मैं ट्रैवल करता था उनके साथ एस्ट्रली, ऐसा है। लेकिन मैं दूसरे जो थेरेपिस्ट हमने जो बनाए ना उसमें कोई 5-10% है जो मेरे जैसे विजुअल है। अदरवाइज तो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उनको गाइड करते हैं, उनके साथ ट्रैवल नहीं करते, ऐसा होता है करके। लेकिन ये जो विजुअल है ये कैसा होता है? क्योंकि सपनों में हम लोग विजुअल्स देखते हैं, हाँ, सो रहे होते हैं हाँ, तब, हाँ, तो हाँ, लेकिन वो धुंधले से होते हैं। हाँ। लेकिन ये कितना क्लियर होता है और कितना वेगनेस का उसमें कितना परसेंटेज होता है? नहीं, उसमें कैसा है कि जैसे अभी अगर मैंने अपनी पौंडीचेरी वाली लाइव देखी या मैंने जयपुर की जैन साधु वाली लाइव देखी, तो मैंने अपने आप के साथ कुछ 8-10 लोगों को देखा जो मेरे साथ साधु बने थे और ट्रैवल कर रहे थे। और मैं उनको इस लाइफ में भी देख पा रहा हूँ कि वो कहाँ है मेरे साथ, उनका नाम क्या है। मतलब इतना मेरा विजुअल क्लियर है उनका अभी की प्रेजेंट लाइफ की भी। तो मैं जब प्रेजेंट लाइफ में उनको मिलता हूँ तो मैं इनको कहता हूँ कि पास्ट लाइफ में जब आप मेरे साथ थे, जैसे मैंने सूरज बरजातिया का मैंने पास्ट लाइफ किया, फिजिकली किया, तो हम मतलब 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों एक ही क्लास में सीख रहे थे पास्ट लाइफ दोनों। इसके पिछले वाले लाइफ में नहीं, प्रेजेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, इसी लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो हम दोनों एक ही क्लास में थे। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हम दोनों पार्टिसिपेंट्स थे तो हमको पार्टनर बनाया गया। इज इट राइट? तो एक प्रोसीजर होती है जिसको कहते हैं रैपिड इंडक्शन। उसमें आप सिर्फ उसका हाथ पकड़ते हो, आपने शायद पीके मूवी में देखा होगा। जी। तो मुझे भी बोला कि ये आप इसका हाथ पकड़ो और इसका पास्ट लाइफ देखो। उन्होंने मेरा पकड़ा, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने भी मेरी पास्ट लाइफ देखी जैन साधु वाली, मैंने भी उनकी जैन साधु वाली लाइफ देखी। दोनों ने देखा, मतलब दोनों टैली हो गया। तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, बिकॉज हम तो स्टूडेंट थे ना, तभी तो हम कोई थेरेपिस्ट नहीं थे। लेकिन वो दिन था कि उस दिन से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि सही में ऐसे होता है। इट्स कॉल्ड अ बायोसेंसर्स। ये हमारी जो 5 उंगलियां ना, ये बायोसेंसर्स है। एक बार हम किसी का हाथ पकड़ते हैं और डीप ट्रांस में जाते हैं ना, तो हम उस बायोसेंसर्स की न्यूरॉन्स की मेमोरीज निकाल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो साइंटिफिक तरीके से या लॉजिकल तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन को देखते हैं, वो लोग कहते हैं ये सिर्फ हमारे अनकॉन्शियस माइंड का ही खेल है, ये एक्चुअल नहीं होता है। देखो क्या है, मैंने काफ़ी देखी है, लोगों के अंदर सिर्फ स्टोरियाज हैं, एक्चुअली पास्ट लाइफ्स नहीं है। हॉनेस्टली स्पीकिंग 80% सब फेक है पास्ट लाइफ। लेकिन वो स्टोरियां भी तो अधूरी है ना आपके दिमाग में। जैसे सपने भी आपके अधूरे हैं, जब तक पूरा नहीं करोगे या उस इल्यूजन्स को तोड़ोगे नहीं, तो आप हकीकत में भी जी कैसे पाओगे। लेकिन सर सपने जो रहते हैं इनको टाइम और स्पेस और एज, वो भी समझो, सपनों में कभी मैं अपने आप को छोटा भी देखता हूँ, बड़ा भी देखता हूँ, और कभी कभी मेरे जो बड़े लोग हैं वो भी यंग या छोटे दिख जाते हैं। तो इसी तरह पास्ट लाइफ में भी ऐसे होता है। बिकॉज क्या है ना, कोई टाइम का तो उसमें सिलसिला ही नहीं ना, क्योंकि आप ट्रैवल देख सकते हो, ट्रैवल कर मतलब एक ही टाइम पे आप अपने आप को बच्चा भी देखते हो, अपने खुद को कार्टून भी देखते हो, खुद को एनिमल भी देखते हो, बड़ा भी देखते हो। ये तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता? कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन होता है कब पता है कि जब आप उसको ना समझ नहीं पा रहे हो। पास्ट लाइफ में भी समझो आप 2-3 पास्ट लाइफ एक साथ मिक्स हो गए तो समझेगा कैसे मैं कहाँ? मैं वही कह रहा हूँ। तो इसलिए थेरेपिस्ट की क्या ज़रूरत होती है कि वो आपको ट्रैक करवाता है,
आपको भटक नहीं देता है। सपनों में तो हम भटक जाते हैं क्योंकि कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, कोई हमें कमांड नहीं दे रहा है, कोई हमें गाइड नहीं कर रहा है। थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? वो भटके नहीं। अभी जब हम पास्ट लाइफ करते हैं ना, वो कहते हैं अरे मैं देख रहा हूँ एक किला है, वहाँ पे युद्ध चल रहा है, ओह वहाँ तो बुद्ध ध्यान कर रहे, तो मतलब भटक गया कि नहीं? तो हम कहते हैं उस बुद्धा को देखो, वो तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं उसको, तो वो पहले वाला छोड़ देता है। वो बोलता है अरे बुद्धा तो कह रहे कि भाई शांति से बैठो, सांसों पे ध्यान दो, आनापाना सती करो, विपश्यना करो। मतलब तब समझ में आता है कि एक्चुअली थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। सेल्फ रिग्रेशन कर सकते हैं। मैंने अपनी 80% लाइफ सेल्फ रिग्रेशन से की, मेरी किसी ने की नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को कमांड दे सकता हूँ, मैं अपने आप को गाइड कर सकता हूँ, मेरी अवेयरनेस इतनी है। लेकिन लोग जब मेडिटेशन नहीं करते ना, तो उनकी अवेयरनेस छूट जाती, बह जाते वो। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके जैसे बाकी हमारे दर्शक वो भी खुद का सेल्फ रिग्रेशन नहीं कर सकते जब तक वो हीलर नहीं बनेंगे, साधक नहीं बनेंगे। मेरी पिछले जन्म की पुण्याई है। इस लाइफ में तो मैंने ना कोई साधना की है, ना कोई मेरे ऐसे कोई बड़े गुरु रहे कि जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है या कोई ऐसे कान में मंत्र फूके, ऐसा तो कुछ किया नहीं है। मैं तो बाय फ्लुक से ये फील्ड में आया। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास्ट लाइफ की जो पुण्य थी, जो सोल ने बहुत साधनाएं की, वो रीएक्टिवेट हो गई, है ना। जैसे हम अगर शाहरुख खान की बोलें तो उन्होंने चलो स्ट्रगल तो दूसरे एक्टर के जैसे किया, ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द वे किया, लेकिन पास्ट लाइफ की उनकी इतनी ज़बरदस्त, मतलब वो एक जो मैं देखता हूँ कि भाई एक रोमांटिक ये रह चुके हैं, प्रीस्ट रह चुके हैं, जिनने लोगों को सही जैसे लव गुरु कैसा होता है, एक डायरेक्शन देते हैं। तो मतलब आज उनके गाने, उनके पिक्चर कितने प्रभावित यंगस्टर्स को भी करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पिछले जन्म में शाहरुख भी कोई रोमांटिक पर्सन रहे होंगे? हाँ, मतलब रोमांटिक नहीं, क्या था ना, मैंने उनको देखा था कि भी वो मौलाना थे करके, है ना, ऐसे। लेकिन वो कैसा है ना, वो बहुत हार्ट टू हार्ट जीने की राह दिखाते थे कि प्यार से कैसे जिया जाए, रिश्तों को कैसे निभाया जाए। तो आज हम देखते कि भाई इतनी फिल्म इंडस्ट्री में इतने ग्लैमरस लोग हैं, लेकिन ये एक आइकॉनिक है कि आज भी रिश्ता निभा रहे हैं शाहरुख खान, बिकॉज उनके पास्ट लाइफ में वो मौलाना थे। एग्जैक्टली ना, बिकॉज उन्होंने ऐसे शब्द जो यूनिवर्स में छोड़े, वो शब्द वापस आपके पास आते हैं। वही तो पास्ट लाइफ में देखना है कि आपने छोड़ा क्या है इस दुनिया में, इस संसार में, कौन से भाव छोड़े, कौन से कार्य छोड़े, कौन से काम आपने किए हैं, वही वापस आपके साथ आएंगे। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहूँगा कि मोदी जी की पास्ट लाइफ आपने देखी है, कैसी है वो? नहीं, देखी है, और उनकी मैंने यही देखी है कि अभी भी जो वो आदि शंकराचार्य से जो जुड़े हैं, तो पास्ट लाइफ में उनके साथ ही जुड़े थे, उनके साथ ही वो ट्रैवल करते थे। और इस लाइफ में भी मैंने देखा कि वो जो ऋषिकेश में दयानंद आश्रम है, जहाँ पे उन्होंने अपनी वापस साधना रीएक्टिवेट की, ऐसे जहाँ पे हम भी उसी जगह पे रिट्रीट्स करते हैं करके। तो कहीं ना कहीं क्या प्लेस, पर्सन इम्पॉर्टेंट है पास्ट लाइफ में। आप उन्हीं गुरुओं को मिलते हो, उसी जगह पे आपकी रीएक्टिवेशन होती है। एक टाइम का एक सिलसिला होता है कि वो टाइम आते ही वो रीएक्टिवेट होती है, क्योंकि मोदी उसके जी पहले नहीं हुई। खुद भी बोल चुके हैं मोदी जी हाँ। कि मेरा जन्म ही हुआ है उसी के वजह से। हाँ, Yes, मतलब तभी तो भारत देखो ना, ये कल्याण के अगर लिए हुआ योगी है। भी मिले उन्हें, हाँ, तो ये योगी आदित्यनाथ आप बोल आदित्य, रहे हैं। ये भी इसीलिए तो मिले क्योंकि ये सब उनके साथ ही साधक ही तो रहेंगे ना, समझ में कि नहीं। मतलब ऐसे वापस लोग नहीं मिलते, इसको कहते हैं सोल रीयूनियन इन पास्ट लाइफ। तो जो आप कह रहे हैं कि हमें 72 आवर्स के अंदर डिसाइड करना होता हाँ, है हाँ। कि हमें क्या करना, हाँ, कितना हाँ। मेमोरीज रखना हाँ, है, हाँ। क्या हम अपने लिए एक जोग्राफिक लोकेशन भी चूज कर सकते हैं उस वक्त? करते ही है ना हम, समझ लो मुझे अमेरिका में जन्म लेता है, किसी करते यहाँ ही पे। हैं। बिकॉज क्या है, देखो अब एक चीज़ है कि सपोज अगर मैं एक गुजराती बंदा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अगर गोवा की कोई रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मुझे मेनू कार्ड देते हैं, मैं डिसाइड कर सकता हूँ मुझे राजस्थानी खाना खाना है, मुझे पंजाबी खाना खाना है, मुझे गोवा का फूड खाना है कि मुझे गुजराती खाना है। इतना तो अलाउड है ना मुझे, इज इट राइट? क्योंकि वहाँ सब कुछ बन रहा है। तो ऊपर भी लाइफ बिटवीन लाइफ है ना, ये पूछा जाता है भाई तुम्हें कौन से कंट्री के कर्म क्लियर करने, मैं कहूँगा भाई मुझे फ्रांस के क्लियर करने, मुझे यूके के क्लियर करने, तो तो डॉक्टर जाओ साहब, करो उधर। इसमें एक प्रश्न ऐसा आता है हाँ। कि फिर कौन सी सोल ये चाहेगी कि किसी गरीब के घर पैदा हो? सब तो कभी चाहेंगे नहीं अदानी चाहेंगे, अंबानी के लेकिन पास। मुझे ये बताओ ना कि जब हम स्कूल में भी थे और जब टफ क्वेश्चंस थे तो हमने इजी तो जल्दी सॉल्व कर लिए, हार्ड वाले तो लास्ट में ही रखते हम। इस कलयुग में सब ये हार्ड वाले को ही तो सॉल्व कर रहे हैं,
तभी तो सब परेशान है। अमीर आदमी भी गरीबों के जैसे जी रहा है, आप कहना चाह रहे हो कि उन्होंने खुद ही चूज़ किया है कि मैं गरीब परिवार में ही जाऊं। बिकॉज अभी चॉइस बची नहीं है। अच्छा, मैंने अच्छा वाला अमीरियत देख लिया, सभी अब लोग मुझे गरीबी देखनी है। सभी लोगों ने अच्छे अच्छे सब कुछ कर लिए। अब सबका ये जो कह रहा है ना कि भाई बाप बेटे के रिश्ते में प्रॉब्लम, भाई भाई में प्रॉब्लम है ना, रिलेशन हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम, आप मुझे बताओ ना हर चीज़ में क्राइसिस क्यों है यहाँ पे? क्यों है? बिकॉज अब सब टफ टाइम ही है। अच्छी अच्छी चीज़ें हमने सब सॉर्ट आउट कर ली, इजी वाली, कंफर्ट वाली, है ना। अब तो यहाँ सब टफ है, सब मिलने के बाद भी टफ है, नहीं मिला वो भी टफ है। लेकिन बहुत सारे जो साइंस बिलीवर होते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं पास्ट लाइफ के बारे में कि अगर लाइफ रीइंकारनेट होती है तो फिर इतने सारे लोग कैसे नए लोग आ रहे हैं, या सोल भी नई बनती है? नहीं, सोल नहीं बनती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो क्या है ना, एनिमल्स के साथ जब हम लव क्रिएट करते हैं ना, हम कहते हैं ना ये पेट एनिमल है, ये है ना, घर में रखते हैं कुत्तों को, बिल्ली को, कछुओं को, ऐसे रखते हैं। वो लोग हमको देख के ह्यूमन बर्थ लेते हैं। अच्छा, हमको ये वाला करना है। हाँ, और हम देवी देवताओं के जैसे ना मोक्ष में नहीं जा पाते, तो हम अटक गए और वो आगे आ गए एनिमल्स, तो पॉपुलेशन एक्सपांशन होगा कि नहीं? तो आप कह रहे हैं जितने सोल्स हैं पृथ्वी पर उतने ही हैं, सिर्फ जो एनिमल वाले हैं वो ह्यूमंस में आ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज किंगडम्स है ना, मिनरल किंगडम्स है, एनिमल किंगडम्स है, प्लांट किंगडम्स है, वो ह्यूमन में आ गए। तो भगवान ने या जो भी है नेचर ने सोल्स फिक्स करके ही पृथ्वी पर भेजे हुए। फिक्स करके ऐसे नहीं भेजे। सी, इट्स अ फॉर्म, इट्स अ लाइट, इट्स अ फ्रेगमेंटेड पार्ट। कैसा था कि पहले जो बड़े पोटेंशियल सोल्स थे ना, उनके अंदर हजारों आत्माओं की शक्तियाँ थी। आपने बाहुबली देखी होगी जी, आपने देखी होगी ऐसे सब पिक्चर, है ना। अब क्या हो गया ना, इतनी पोटेंशियलिटी नहीं है लोगों में, तो लोग है ना जैसा हॉटस्पॉट कैसे स्टार्ट करते हैं कि आपने मुझे हॉटस्पॉट दे दिया, आपने इनको हॉटस्पॉट दे दिया, बिकॉज आपके पास कनेक्शंस वीक है और मेरे पास स्ट्रांग है। तो अब क्या हो गया ना, बहुत वीक सोल्स पैदा हो रहे, इसलिए फ्रेगमेंटेड हो रहे। तो जो एक जो ताकतवर सोल थी, उसी वही बाइफरकेट होके एग्जैक्टली, बिकॉज आप मुझे बताओ कितने सचिन तेंदुलकर हैं, कितने लता मंगेशकर हैं, कितने अमिताभ बच्चन हैं, मुझे बताओ। बहुत, एक ही वन। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि उनके जो इवॉल्व्ड पार्ट है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, वो अलग अलग लोगों में चले गए। लेकिन ऐसा जैसे आपने कहा 72 आवर्स में मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, तो मैं अपने सोल के बाइफरकेशंस क्यों करूँगा? हाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मुझे भी बहुत ये डाउट था, काफ़ी साल तक मुझे डाउट था, और मुझे कभी ये क्लियर ही नहीं हो रहा। मैं बड़े बड़े संत गुरु को ये क्वेश्चन पूछ के परेशान हो गया। एक दिन मैंने क्या किया ना, मैं वापस है ना बहुत डीप ट्रांस में चला गया, और मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ की एक स्टेट देखी जहाँ पे लोग जा रहे थे। मैं 21 घंटा मैंने मेडिटेशन किया, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने देखा कि जब आपकी फ्री विल ज़्यादा होती है ना, आपको अलाउ किया जाता है कि मेरे से 5 सोल्स जाने चाहिए, मेरे से 10 सोल जाने चाहिए, और अलग अलग क्षेत्र में जाने चाहिए। कोई पॉलिटिक्स में, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में, कोई एजुकेशन में, कोई स्पोर्ट्स में। आई एम अलाउड टू डू दैट। जैसे अभी आपके पास सपोज आज 10,000 रुपये हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, आप 10,000 रुपये तक कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, भले आप नहीं भी खाओगे, आपको कौन रोकेगा? आपको बोलेगा यार तुमको तो एक थाली इनफ है 200-400 रुपये वाली, आपने 10,000 का ऑर्डर क्यों किया? आप बोलोगे वो टेबल को भी मैं बिल भरता हूँ, इस टेबल का भी मैं बिल भरता हूँ, इस टेबल का भी मैं बिल भरता हूँ। तो ये फ्री विल चॉइस है कि नहीं आपकी? पर फ्री विल में मैं ये क्यों डिसाइड करूं? मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे जन्म नहीं लेने, मुझे ज़्यादा जन्म नहीं लेने। मेरा जो एक फ्री विल का मेरा जो एक पावर है, पोटेंशियल है, मैं कहूँगा भाई तू ये कर ले, तू ये काम कर ले, तू मेरे बिहाफ पे, मैं तेरे को मेरा एक फ्रेगमेंटेड पार्ट दे देता हूँ। अभी आप दोनों का नेट नहीं चल रहा है, मेरा 5G चल रहा है, मैं बोलूँगा यार मेरा हॉटस्पॉट ले लो, ये काम मेरा करो, ये बैंक का तुम पेमेंट करो, तुम मेरी ट्रैवल की ये टिकट बुक करो, आप दोनों कर रहे हो, नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। करेक्ट है, उस सोल को दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वर्क ऑफ अ इवॉल्व्ड सोल। लेकिन उस केस में मेरा जो कोर पोटेंशियल था वो कम हो जाता है, करेक्ट? कम होता है। अभी आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग है ना क्रांतिकारी थे, जब हम लोग फ्रीडम फाइटर थे, हमारे पास है ना बहुत कम ऐसे नेता थे जो इवॉल्व थे, जिनके पास पावर ज़्यादा था। तो वो लोग है ना ऐसे सोए हुए लोगों को जगा देते, भाई जागो यार, लड़ो यार, लड़ो यार। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? तो वो फिजिकल लेवल पे एक एनर्जी देते थे, वो भी तो एक हॉटस्पॉट वाला ही काम करते थे कि नहीं?
अब जब वो मरे तो अब वो बॉडी लेवल पे कुछ किसी को नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे, अब वो अपनी किताबों से इंस्पायर कर रहे हैं, अब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी से इंस्पायर कर रहे हैं। उनको जन्म लेने की क्या ज़रूरत है? तो वो उस केस में ये भी डिसाइड कर सकते हैं अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। नहीं है, मैंने भी 83 ईयर्स लाइफ बिटवीन लाइफ मैंने जन्म ही नहीं लिया था, पास्ट लाइफ, मतलब इस जन्म के पहले की बात कर रहा हूँ, 83 तक 83 साल तक मैंने कहा मुझे नहीं जन्म लेना है, बिकॉज मेरा फ्रेगमेंटेड कोई पार्ट था जो इवॉल्व था और मुझे एक फ्री विल थी कि भाई तुम अपने पार्ट को भेजो, तुम जन्म मत लो, तो मैंने नहीं भेजा। लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा हाँ। कि 72 आवर्स के बाद वो जो पोर्टल क्लोज हाँ, हो गया, हाँ। उसके बाद तो भटकना ही है। भटकना ही है, फिर कैसे डिसाइड कर सकते हैं वापस जाना है? आप है ना, देखो 7 टाइप्स के सोल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इन्फेंट सोल से लेके इनफाइनाइट सोल तक। तो पहले 4 सोल लेवल होता है ना, उसको फ्री विल नहीं है। उसका इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल एंड मैच्योर सोल, ये 4 सोल लेवल को फ्री विल नहीं है। मैच्योर सोल के बाद जब ओल्ड सोल स्टार्ट होता है, उसके बाद उसको फ्री विल होता है कि भाई तुम्हें जन्म लेना है, कि तुमको कोई रेस्ट चाहिए, कि तुमको एक ब्रेक चाहिए। तो ये लेवल्स कैसे डिसाइड होते हैं? कितने जन्म आपने ले चुके हैं उसके बेसिस उस पे? पे बेसिस पे आप कितने इवॉल्व हो चुके हैं, आपने कितना काम किया है करके। अगर एक ही जैसे जन्म में जज मैंने कर रहता दिया है ना, तो? वो फ्री विल वाला रहता है। जज जो होता है कि भाई आज मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, समझ में कि नहीं? वकील को इतना फ्री विल नहीं होता है, उसने जिसका केस हाथ में ही लिया उसको जाना ही पड़ेगा उस डेट के हियरिंग में। चाहे वो मैंने एक ही जन्म में इवॉल्व हो गया या बहुत सारे जन्म मिलकर मैंने दैट्स द इवॉल्व मेन थिंग। किया। इसलिए आप देखो कि कितने लोग हैं ना, काम ही नहीं करते, ऑफिस में भी नहीं आते, लेकिन काम होता है उनका। तो वो सोल ही इवॉल्व है, ऐसा उसका है। अभी आप रतन टाटा देखना, कितना इवॉल्व थे। आज हजारों लोग काम करते थे, वो सब जगह तो नहीं जाते थे। आज मुकेश अंबानी को देखो, सब जगह थोड़ी जाते हैं वो। इवॉल्व सोल है ना, फ्री विल है ना उनके पास। क्या जियो कितने पूरे इंडिया में चल रहा है? लेकिन क्या ये सब, अगर सब कुछ जो पास्ट लाइफ की बातें कर रहे हैं, अगर सब कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो मेरे इस जन्म के कर्म मुझे क्या हेल्प कर रहे हैं? करेंगे ना, आप पॉलिश्ड हो रहे हो, आपने लाइफ बिटवीन लाइफ जो डिसाइड किया वो तो काम कर रहे हो ना आप। अच्छा, वो कर्म करने ही मैं ग्राउंड पे उतरा हूँ। तभी तो कृष्ण भगवान कहते थे अर्जुन को, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तेरे सोल के साथ ट्रांसफर होने ही वाला है। कोई तुझे दे या ना दे, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई ग्रैटिट्यूड करे या ना करे, कोई फॉरगिवनेस करे या ना करे, तेरा फल तुझे मिलने ही वाला है, कोई तुझे रोक ही नहीं सकता। लेकिन इसी जन्म में कभी कभार कोई लेट सक्सेस पाता है, कोई जल्दी सक्सेस पाता है। तो जो शुरू में, या हो सकता है इससे हम किसी एक्टर का ही लेते हैं ताकि रिलेट कर सकें, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अभी जाके सक्सेस पाया जब वो थोड़े 40s के बाद। राइट। तो पहले तो उनका स्ट्रगल पीरियड था, तो क्योंकि उस सोल को पास्ट क्या लाइफ में कोई कहेंगे? स्ट्रगल नहीं किया ना, तो इसी लाइफ से स्ट्रगल स्टार्ट हो लेकिन गया। उन्हें सक्सेस भी मिल गया नहीं, इसी सक्सेस तो मिलेगा ना। मैंने यही कहा ना कि एक थ्रेशोल्ड फोल्ड होता है, मतलब जहाँ पे आपका अब स्ट्रगल खत्म और अब आपके ऊपर लाइट शुरू होती है, इसलिए हम उनको स्टार बोलते हैं। जिस पे लाइट गिरती है ना, स्टार, तब तक स्ट्रगल है, लाइमलाइट पे आता ही नहीं है, वो तो कहीं तो रहता है। इज इट राइट? जैसे अभी किसी की बायोपिक पिक्चर बनती है, जैसे अभी चमकीला बनी, बाद में अच्छा इसने ऐसे, वो छावा बनी तब पर अच्छा उसने ऐसे किया, मतलब अब इतने साल के बाद अब तो उनका अस्तित्व भी नहीं है। तब देखो किसी ने तो उनकी उस कॉन्शियसनेस को पकड़ा, उसकी हिस्टोरिकल बायोपिक को पकड़ा, और उसके बाद जब प्रेजेंट किया तब पता चला ना ऐसा है। तब तक तो किसी को पता ही नहीं था। लेकिन आप जो एक चीज़ कह रहे हैं, आत्मा जो है आप रीड कर सकते हो, डीएनए रीड कर सकते हो सबका, क्या ये रीडिंग से आप उन्होंने जो जीवन में या पिछले जन्म में सारे सीखा है वो आप सारा चीज़ ग्रास्प कर सकते हैं ना? बिकॉज कैसा है ना, ये चीज़ तो आपकी खुद की है ना। मैंने क्या कहा, आपने नया मोबाइल लिया तो पुरानी तो कोई भी चीज़ को आप वापस निकाल सकते हो कि नहीं? कहीं तो डेटाबेस में है ना। समझ लो मैं मुकेश अंबानी को अगर रीड करता हूँ, तो क्या मैं सारा उसका लर्निंग लेकर सक्सेस जल्दी पा सकता हूँ? नहीं, कर सकते हो, लेकिन आपकी इतनी पुण्याई चाहिए ना। जैसे बड़े बड़े संत गुरु क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ डाउनलोड करते हैं, मंत्र तंत्र, जो भी कहीं पे इस विश्व में कहीं साधना है। जैसे 6 साल में 12 साल में कुंभ के जो नागा साधु आते हैं, वो यही तो डाउनलोड वाले तो काम करते हैं, बिकॉज ये उनकी पुण्याई है। इवन गौतम बुद्ध या जैन मुनि, इन्होंने कहाँ किताबें पढ़ी थी? नहीं, कोई नहीं पढ़ी, वो इन्होंने डाउनलोड ही किया है, और सारा ज्ञान डाउनलोड हुआ है, और तब जाके और वो सब आकर्षिक जो है वहाँ स्टोर्ड है। आपका पुण्य होने के बाद आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से इवन अभी सदगुरु भी यही कहते हैं ना, मैंने किताबें पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ डाउनलोड किया। तो क्या इसी जन्म में, प्रेजेंट में हम जो इंसान के रूप में हैं, हम इसी जन्म में क्या वो पुण्याई प्राप्त करके उसको भोग भी सकते हैं? पुण्याई प्राप्त किस तरीके से करोगे कि जब विदाउट एक्सपेक्टेशन आप सिर्फ कार्य ही कर रहे हो।
लेकिन ये इंसान नहीं करता। इंसान को रिजल्ट चाहिए, लेकिन अगर कर ले तो उसका पुण्य हो गया, अनकंडीशनल सर्विस हो गई। तो अगर मैं फल की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ तो और सिर्फ पुण्य हो कर्म- गए। एक मैंने ये भी चीज़ बहुत बार देखी है कि किसी इंसान की जब अकाल मृत्यु हो जाती है हाँ। तब वो भटकना शुरू कर देती है। हाँ। लेकिन आपने तो कहा कि जब मर जाते हैं तो हाँ, 72 आवर्स में वापस हम आ ही जाएंगे। हाँ। तो फिर वो उसको भटकने की क्या जरूरत? नहीं, क्या होता है ना, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मैं मर गया। उसका अटैचमेंट इतना अपनी बॉडी से है, अपनी फैमिली से है कि वो 72 घंटे तो टाइम पास ही कर रहा है उस अटैचमेंट में। इसलिए हम बोलते हैं ना इस रास्ते। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने ना बहुत साल पहले पूना एक्सप्रेस हाईवे पे मैंने एनर्जी रिसर्च किया था। मेरे पास ऑरा कैमराज हैं, एनर्जी के कैमरे से लंदन से मैं लेके आया था। मैंने ऐसे 4-5 स्पॉट देखे जहाँ पे एनर्जी बहुत वीक डल थी करके, पूरे एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि और जब मैंने उसको आरटीओ में जाके वेरीफाई किया, वो वही स्पॉट थे जहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हुए थे। और वहाँ पे उन्होंने वो जो क्रॉस वाले जो बूथ का फोटो होता है ना, डेंजर जोन, ड्राइव सेफली, ऐसे लिखा होता है, राइट। मतलब मैं समझ सकता हूँ वहाँ पे कुछ आत्मा ऐसी है जिन्होंने रीबर्थ लिया ही नहीं, तो और वो वहीं भटक रही है। वहीं भटक रही है और वहीं पे मैक्सिमम एक्सीडेंट जोन है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो भटकती हुई आत्माएं हैं वो किसी जिंदा इंसान को परेशान करने की कोशिश कर रही है? ये बहुत बड़ा मतलब एक मिथ है कि कभी कोई आत्मा किसी को परेशान करना नहीं चाहती, वो मुक्त होना चाहती है। तो एक स्टूडेंट कैसे बोलता है यार टीचर कितना टॉर्चर कर रही है। टीचर क्यों टॉर्चर करेगी? वो चाहती है कि भी तुम पढ़ के आगे जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कोच थोड़ी कोई अपने स्पोर्ट्समैन, मतलब कोई एक स्टूडेंट को परेशान टॉर्चर करना चाहेगा, राइट। तो ये क्या होता है कि उसके एक इम्प्रिंट जो है, जो पेन वाली है, जो एक टॉर्चरिंग पेन है, जो है जो हादसा हुआ, वो चाहते वो उससे मुक्त हो, तो वो किसी के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहती है, किसी के थ्रू वो फ्री होना चाहती है। तो जब वो किसी के साथ जुड़ जाएगी और इसके लिए कोई श्राद्ध मनाएगा, कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई स्पिरिचुअल, कोई रिलीजियस प्रोसीजर करेंगे, कर्म कांड करेंगे, तो मुक्त होगी कि नहीं वो? लेकिन डॉक्टर साहब और एक प्रश्न है कि कई कमज़ोर लोग होते हैं या कई लोग होते हैं जिनको आत्माएं पकड़ लेती हैं, ऐसे कहते हैं भूत पकड़ लेता है, तो क्या आत्मा डबल आत्मा हो जाती है उसके शरीर में? नहीं, उसकी डबल आत्मा कभी नहीं हो सकती। ये क्या है ना, हमारे ऑरा के आभा मंडल के 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। तो हमारे कोई लेयर में वो आ जाता है। जैसे आउटर मोस्ट जो लेयर है ना, स्पिरिचुअल लेयर है, उसमें हमारे गुरुओं की आत्मा की एक फ्रेगमेंट पार्ट रहती है। तो काफ़ी बार हम बोलते हैं अरे मुझे गुरु दिख गए, मुझे गुरु सपने में आए, मुझे स्वामी समर्थ ने दर्शन दिया, मुझे गजानन महाराज ने दर्शन दिए, मुझे साईं बाबा ने दर्शन दिए। ये आपके 7th लेयर पे आए, आउटर मोस्ट लेयर पे। इसी तरह से जो एक लो लेवल की आत्माएं होती है ना, वो आपकी 1st, 2nd, 3rd, 4th कोई भी लेयर में चिपक जाती है। बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, वो ऑरा की लेयर में आएगी, आभा मंडल की लेयर में आएगी। लेकिन वो एक्ट भी वैसे ही करता है जैसे उसको एग्जैक्टली, क्योंकि क्या है ना, वो आपका एथरिक बॉडी है, स्थूल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है। तो क्या होता है ना, जैसे आप आईने में देखते हो, आप सेल्फी लेते हो, तो आप भी कैसे ऐसे फेस करते हो, समझ में कि नहीं? तो मतलब आप देखते हुए कर रहे हो कि नहीं अपने एक्सप्रेशंस को, इसी तरह भाव को देखने की कोशिश है ना। तो ये भी क्या होता है ना, वो जो स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेबल होती है। तो वो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, दोनों का रेजोनेंस हुआ है, एक ट्यूनिंग हो गया है, वो उसी को मिल सकती है। इसलिए हॉस्पिटल में ना हम बच्चों को अलाउड नहीं करते, मंदिरों में हम प्रेग्नेंट वुमेन को अलाउड नहीं करते। इसका रीज़न है ना, आपका ये लेयर्स ओपन है, ऑरा के लेयर्स, तो कोई भी स्पिरिट आ सकती है कि नहीं, है ना। अभी कोई महिला मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, उसके अंदर की 4 लेयर्स ऑरा की ओपन है, जो फिजिकल लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अब उस टाइम पे वो किचन में जाएगी, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी उसके साथ जुड़ जाएगी, कोई स्पिरिट जुड़ जाएगी, वही फूड उसके में जा सकता है खाने में। वो मंदिर में जाएगी, वो मूर्ति के यहाँ बैठेगी, तो वो उस मूर्ति के ऑरा के लेयर में आ जाएगी। तो ये जो शास्त्र बने हैं ये कुछ सुपरस्टिशियस नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है। सो हम ये भी कहते हैं कि ना, जैसे आप ऑरा की बात कर हाँ। रहे थे, तो जो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बच्चों को हम कहीं बाहर लेके गए हैं तो उनको नज़र लग गई। तो यही होता है ना, बिकॉज
आत्माएं कमज़ोर लोगों को पकड़ती है। तो बच्चों की ऑरा कमज़ोर है ना, फियरफुल है ना, ट्रांसपेरेंट ऑरा है उनका। जो है मन में वही दिखता है। अभी आप सपोज जेंट्स हो, आप शमशान जाते हो, है ना, कि किसी चीता को जलाने, आपको आने के बाद कहा जाता है कहीं हाथ मत लगाना, पहले नहा लो। अब नहाते हो, आपका ऑरा क्लीन कर देते हो, फिर आप खा सकते हो, पूजा, मतलब कुछ दिन तो चलो पूजा पाठ भी अलाउड नहीं है आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने होते, कलर भी नहीं पहन सकते आप ऐसे। तो मतलब आप देखो कि स्पिरिट बहुत सेंसिटिव होती है। तो यहाँ उसकी जो प्रोटोकॉल है ना, वो आपको समझनी पड़ेगी। वो स्पिरिट कमज़ोर लोगों को अटैक करती है, कलरफुल रहते तो अटैक करती है। स्मशान में महिलाओं को भी कम अलाउ करते हैं। अभी आप कुत्ते भी देखो ना, हम गाड़ियाँ चलाते तो पीछे आते हैं, क्योंकि वो उनका ऑरा सेंसिटिव है, वो हमारे ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए पीछे पीछे आ जाते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है? मतलब ये सब क्या एनर्जी का खेल है, एनर्जी साइंस है, ये क्वांटम फिजिक्स है। जिसकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच होगी ना, उसी के साथ उसका तालमेल। अभी आपने कंटारा शायद पिक्चर देखी होगी, इज इट राइट? तो वो हायर एनर्जी से चैनलाइज्ड हो जाते थे। लेकिन क्या था ना कि दो साइंस है इसमें। एक होती है कि आप एक वाइट लाइट से कनेक्ट हो, एक होता है आप डार्क एनर्जी से कनेक्ट हो, इज इट राइट? मैं आपको समझाता हूँ। जब आप इवॉल्व होना चाहते हो, किसी गुरु बन के ज्ञान देना चाहते हो, तो आप वाइट लाइट से कनेक्ट होते हो, हायर से। जब आपको किसी को प्रोटेक्शन देना है, मास ऑफ द पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो आपको डार्क एनर्जी, मदर अर्थ से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कंटारा में ये दिखाने की कोशिश की कि भाई आप नीचे की एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकते हो, और वो भी पॉजिटिव हो सकती है, उसको नेगेटिव नहीं समझ सकते हो आप। लेकिन ये जो स्पिरिट्स है जो कंतारा में दिखाए गए हैं, क्या ये स्पिरिट्स भी वही सोल का ही पार्ट है? वही तो पार्ट है, मैं वही कह रहा हूँ ना, कि उनके पास इतनी फ्री विल पार्ट होता है कि जिसने भी उसकी साधना की है, या जो प्योरिटी वाली है, जो उसकी ही नियर फ्रीक्वेंसी वाली है, ये उसके साथ कनेक्ट हो सकता है कि नहीं? और ये भी हम 72 आवर्स में डिसाइड कर सकते हैं? परफेक्ट, उसी से डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि अगर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, जो माँ काली की थी या शारदा माँ की थी, तो इन चारों की फ्रीक्वेंसी एक ही थी कि नहीं? कांतारा मूवी में जो सोल या स्पिरिट आती है, वो जो नायक थे ऋषभ, उनके अंदर तो दैविक स्पिरिट आती है। तो मैं वही देवी स्पिरिट मदर अर्थ की होती है, मैं यही कहने की कोशिश करता हूँ। दैट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, जिसको हम डार्क एनर्जी कहते हैं, समझ में कि नहीं? और जो प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, जो हम कहते भी हम किसी संत से कनेक्ट हुए, या परमहंस से कनेक्ट हुए, है ना, या नागा साधु से कनेक्ट हुए, या कोई बुद्धा से कनेक्ट होता है, कोई साईं से कनेक्ट होता है, तो वो वाइट लाइट वाली होती है। लेकिन फिर वो मतलब ऐसे इंटेंस ये दिखता नहीं है वाइट लाइट वाली, क्योंकि नीचे से कनेक्ट होंगे तो बॉडी लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव होती है। मतलब आप ऊपर से कनेक्ट होती है तो कोई वाइब्रेशन ही नहीं आएंगे, एक साइलेंट कनेक्शन होगा। ओके, समझ में ना? तो यही होता है कि जब आप ऊपर से कनेक्टेड हो तो पता भी नहीं चलेगा कि आप साईं बाबा से कनेक्टेड हो, या जीसस से कनेक्टेड हो, या महावीर से, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन जब नीचे से के चक्र, बिकॉज नीचे के चक्र वाइब्रेंट चक्र है, लो फ्रीक्वेंसी के चक्र है, लो फ्रीक्वेंसी में कभी हाई फ्रीक्वेंसी जाएगी तो क्या होगा, मुझे बताओ? बस दैट्स द साइंस। लेकिन सर, इसमें दैविक वाइब्रेशन भी होता है, इसमें भूत वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन भी होता ही है, दोनों होता है ना, मैं वही कहता हूँ, दोनों वाइब्रेशंस। लेकिन उन दोनों मतलब सोल्स अलग हैं, एक दैविक सोल है, एक डेमिन सोल है। मतलब हम कहते हैं साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में, एक इलेक्ट्रॉन कनेक्शन होता है, एक प्रोटॉन कनेक्शन होता है। प्रोटॉन का कनेक्शन होता है देवी का, इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन होता है ईविल का, राक्षस का। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे, समझ में है कि नहीं? और अल्टीमेट होता है फोटॉन्स, जिसको मैं वाइट लाइट कहता हूँ, जो साइलेंस होता है, न्यूट्रल है जो। परफेक्ट। तो 3 कनेक्शन बने, हमारी चॉइस होती है, हमारे पुण्य की चॉइस होती है, इन तीनों से पूरा आटम बना है, सब कुछ बना है। परफेक्ट, दैट्स द मेन साइंस। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि कोई आत्मा क्यों डिसाइड करेगी कि मुझे बुरे कर्म करना है? नहीं, बात बुरे अच्छे की नहीं है, क्या है, एक टफ है। कोई आदमी ना बहुत चैलेंजिंग होता है, यार मुझे ये छोटे छोटे ना इजी काम मत दो यार, कोई टफ काम दो, चैलेंजिंग काम दो, और उसको तभी नहीं समझता है चैलेंजिंग में मतलब। और जैसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि उसकी मेमोरी चली गई, तो उसका वो चिप निकाला जाता है, बिकॉज अगर उसको याद रह गया शुरू में कि मैंने ये किया, तो वो पूरा टाइम गिल्ट में जाएगा, यार क्या पागल, मतलब मैंने ये क्यों चूज़ किया। पहले तो उसको उलझाया जाता है, फिर सुलझाया जाता है।
अच्छा, आप जब थोड़ी देर पहले जब प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात कर रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स और जब माँ एक प्रेग्नेंट हाँ, लेडी जब प्रेग्नेंट गर्भावस्था होती में है होती है, हाँ। तब वो कामना करती है हाँ, ईश्वर से कि हाँ, आप ही हाँ, मेरे गर्भ में आप ही हाँ, प्रवेश सही बात कीजिए। है, सही बात है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और की आत्मा को हम क्लेम कर सकते हैं कि आप मेरे गर्भ में आ जाइए, ऐसा? नहीं, इतना फ्री विल चॉइस होना चाहिए ना, मतलब ऐसा तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज आप ह्यूमन फॉर्म में हो ना, है ना। इसलिए हम गुरुओं से कहते हैं कि भाई आशीर्वाद दो कि कोई ऊंची आत्मा हमारे घर पे आए, बिकॉज उनके पास फ्री विल चॉइस है, तो वो डिसाइड कर सकते वो हैं। डिसाइड कर सकते हैं। हम एज ए ह्यूमन नहीं डिसाइड कर, फिर तो सब लोग ऐसे ही बोलेंगे। तो जैसे आप अभी इतने समय से हम पास्ट लाइफ की बात कर हाँ। रहे हैं, थोड़ी बहुत करंट लाइफ की भी बात की, हाँ। लेकिन क्या इसके आगे की जो हाँ, लाइफ है हाँ। वो भी हम देख जा फ्यूचर सकते लाइफ हैं? प्रोग्रेशन होता है ना वो। लेकिन वो कैसे देख सकते हैं जो चीज़ घटी ही नहीं है अभी तक? फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका व्यक्तित्व जो पर्सनल है, वो देख सकते, और एक होता है कलेक्टिव फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, वो बिल्कुल नहीं देख सकते, बिकॉज आपके साथ लोग जो है अनप्रेडिक्टेबल है। आज वो संत है, कल नेगेटिव भी हो जाएंगे, और आज जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव भी हो जाएंगे। तो आपका फ्यूचर कैसे मैं प्रेडिक्ट करूं? तभी तो कोई एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर परफेक्ट नहीं बता सकता है। न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, ये सब पास्ट अच्छे से बता सकते, क्योंकि वो गट गया है, चाहे वो पर्सनल था या कलेक्टिव था। लेकिन फ्यूचर आप खुद भी तो बदलते हो। आज आप चीज़ कुछ हो, कल आप बोलोगे नहीं यार मुझे तो है ना बुद्धिस्ट बनना है, तो आप बोले अरे तू हिंदू में बुद्धिस्ट कहाँ बन रहा है, तू मतलब बुद्ध को कहाँ फॉलो कर रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं जैन फैमिली से हूँ, मैं साईं को फॉलो कर रहा हूँ, ओशो को फॉलो कर रहा हूँ, तो कोई बोलेगा क्या पागल है, जैन में क्या कम ओशो से विद्वान क्या कम थे कि जो तुम उसको फॉलो। लेकिन ये मेरी चॉइस है ना, तो फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है ना। लेकिन जो वेस्ट का ज़्यादा जो थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो ये कहते हैं कि वो फ्री विल में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। वो इसलिए ना क्योंकि वो फिजिकल कॉन्शियसनेस वाले हैं। यहाँ तो मैं क्या है ना अबाव फिजिकल की बात करता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये प्रेडिक्शंस कहाँ होता है, जहाँ पे आप फिजिकल लेवल पे हो, भौतिक लेवल पे हो, है ना। जो आप एस्ट्रल लेवल पे हो, वो कभी सोच ही नहीं सकते, लॉजिक बंद हो जाता है ना। अभी आप मुझे बताओ ना, चर्च में जाके कन्फेशन करने का मतलब क्या था? कौन से भगवान है वो? माफ़ी तो मिल जाती, तो वही तो हो गया ना। तो फिर तो ये फ्री विल कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है। आपने आपका फ्यूचर देखा है क्या? मैंने मेरा फ्यूचर देखा है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा फ्यूचर काफ़ी हद तक मेरे हाथ में है, बिकॉज जैसे जैसे मैं पुण्य करते जाता हूँ तो फ्यूचर तो कुछ कुछ मेरे हाथ में हो गया ना। इज इट राइट? भले मैं डेथ का टाइम चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी तो चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। तो आप फ्यूचर में क्या है? वो बता देंगे तो शायद हम उसके बेसिस पे कुछ एक्शन ले लेंगे ना। बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है कि वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जो कहते हैं कि एक्चुअली कैसा है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं पिछले जो 26 साल से लाइफ जी रहा हूँ ना, मैं एक डिमांड एंड सप्लाई के जैसे जी रहा हूँ, कि जब मुझे लगता है कि अब इस चीज़ की, जैसे एक नागा साधु होते हैं ना, 6 साल में आते, 12 साल में, वो सोचते यार अब ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर चल रही है, तो फिर वो कुछ तो ऐसी चीज़ें क्रिएट करते ताकि वो चीज़ें सॉर्ट आउट। जैसे एक कोविड आ गया तो वैक्सीनेशन बन गया, है ना, साइंटिस्ट बनाते। तो हमको समझ में आता है कि फ्यूचर का ये जनरेशन ना अब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कर्मा के साथ चल रहा है, तो हम लोग कुछ ऐसी थेरेपियाँ लाते जिससे वो चीज़ें ठीक हो जाए। दिस इज एनर्जी मेडिसिन। लेकिन ये डॉक्टर बन के करने की ज़रूरत क्यों है? आप कोई बाबा का ऐसा पहनावा क्यों नहीं कर लेते? मैंने अपनी पास्ट की मैक्सिमम लाइफ ना बाबा वाली देखी है। मुझे ये लाइफ में वो बाबा बनना ही नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे साइंटिस्ट मानो, मुझे आज भी बाबा मानो ही मत, क्योंकि लोग बाबाओं की बात जो है ना बहुत जल्दी सुन लेते हैं। लेकिन सुनते नहीं, मतलब वो क्या ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मैं कहता हूँ ब्लाइंडली मुझे भी फॉलो मत करो, आप साइंस को फॉलो करो, बिकॉज साइंस लॉजिकल है। ऐसे मैं कह रहा हूँ, मेरी फिलॉसफी को क्यों फॉलो कर रहे हो आप खुद इक्विपमेंट लेके इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन आपने अपना मेरा क्वेश्चन और डक कर दिया। हाँ। फ्यूचर में क्या देखा आपने आपको? नहीं, फ्यूचर में मैंने ये कहा ना, मैंने अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल रखा है, बहुत फ्लेक्सिबल रखा है, क्योंकि मैंने अगर कोई एक मुकाम सोचा कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है या ये ऐसा रहना है, तो फिर मैं कभी फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं रह सकता हूँ। आई हैव टू कीप माई सेल्फ एज एन एयर एंड ईथर।
मैं नीचे के 3 एलिमेंट पे नहीं रह सकता हूँ, फिर मेरे को सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि फ्यूचर में मैंने अपना आश्रम देखा है, फ्यूचर में मैंने अपना एक लेबोरेटरी देखा है, इतने साइंटिस्ट मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मैंने वो देखा ही नहीं और मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ ऐसा है करके। पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है या उनके धर्म में बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने जैसे पिरामिड्स, सिर्फ पास्ट लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो उनकी क्या मान्यता थी पास्ट लाइफ के बारे में? जो मैं आपको शुरू में लाइफ बिटवीन लाइफ की जो बातें कर रहा था ना, तो इजिप्ट का कॉन्सेप्ट कैसा था कि वो उसको प्रिजर्व करने की बात कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं ममीफाइड बॉडी, है ना। तो किसी भी चीज़ को अगर 52 डिग्री एंगल पे पिरामिड के अंदर अगर आप रखते हो तो उसका सर्वाइवल स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाता है, सर्वाइवल टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। इज इट राइट? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी है ना 52 डिग्री पे ही अंदर आती है, उतने ही डिग्री पे अंदर आएगी। आप चर्च देखो, हिंदू टेम्पल देखो, आप जैन टेम्पल देखो, आपको पता चलेगा जो एक्चुअली आर्किटेक्ट हैं उन्होंने 52 डिग्री ही रखी होगी। जो डोम रहता है उसका, डोम रहता है वो हमेशा 52 डिग्री रहता है। एग्जैक्टली, उस पे उसकी कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है। आप है ना इलेक्ट्रिकल पोल्स देखना, आप मोबाइल के टॉवर्स देखना, इट इज़ अ 52 डिग्री रहना। तो ये इजिप्ट का कॉन्सेप्ट था कि उस डिग्री पे अगर आपने किसी बॉडी को रखा तो क्या है, कुछ टाइम तक वो सर्वाइव कर जाएगी और उसको रीड कर सकते, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते, और ये उनका मेन ये था करके। क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि वो इजिप्ट के जो नीचे वो टूम होता है, उसमें वो बॉडी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दैट इज द साइंस। और वो एज नहीं करती लेकिन है। मैं आपको बताऊं, वहाँ ना नॉर्मल लाइफ नहीं जी जा सकती है, जी नहीं जा सकती नॉर्मल लाइफ उस पिरामिड के अंदर, हाँ, या प्रिजर्व्ड मम्मी में। यस, बिकॉज कैसा है, और अराउंड भी, आप अराउंड भी देखना, वहाँ पे नहीं जी है। क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो ऑरा, डेडली ऑरा एक्सपांशन हो रहा है, तो नॉर्मल लाइफ कैसे जियोगे आप? तो फिर हम स्मशान बनाते ही क्यों हैं? नहीं बनाते इसलिए ना, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमें लोगों को शून्य में तो लाना है। शिवा का कॉन्सेप्ट क्या है? शून्य वाला है ना। अगर हम बनारस की जो बात करें तो वहाँ पे भी तो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अपनी डेथ को भी एक्सेप्ट कर लो तो डिटैच्ड हो जाओगे। अगर आपने नहीं किया, अरे मैं कैसे मर सकता हूँ, हम डॉक्टर को बोलते हैं यार तू लाख ले, 10 लाख ले, 1 करोड़ ले, बस मुझे बचा दे, मतलब कितना अटैचमेंट रहेगा हमारा। जैसे हम इजिप्ट पे, मैं एग्जांपल ले रहा था कि आप लंबे समय तक बॉडी को प्रिजर्व करके सकते हैं, वैसे हमने देखा है कि कृष्ण भगवान भी जैसे 125 साल तक रहे थे, तो उनकी जो शरीर की अवस्था है वो 24 साल की ही थी। तो क्या हम जीते जी भी अपने बॉडी को प्रिजर्व रख सकते हैं? वैसे कर सकते हैं ना। मैंने आपको क्या कहा कि जो ट्रांसीडेंटल सोल से इनफाइनाइट सोल लेवल, मतलब 6th और 7th के बीच का जो ड्यूरेशन है सोल का, उस टाइम पे ना आदमी एंटी एजिंग प्रोसीजर कर सकता है, मतलब खुद को कितना भी जिंदा रख सकता है। जैसे बाबा जी हैं, हाँ, महाअवतार बाबा जी है, बिकॉज वो इनफाइनाइट सोल थे। कृष्ण भगवान इनफाइनाइट सोल थे। महाभारत में भी एक जो कैरेक्टर थे जिनको कितने सारे त्रिशूल जो है वो बाण लग गए थे, फिर भी उन्होंने इच्छा मृत्यु का, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। कि वो कैसा है ना कि जब आप ट्रांसीडेंटल इनफाइनाइट सोल के बीच में आ गए ना, तो आप अपनी बॉडी के साथ ना कितना भी जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई आपको कितना जिंदा रहना है, कितना आपके जो डीजनरेटिव सेल्स है उसको कितना रीजनरेट में कन्वर्ट करना है, आप कर सकते हो एक थॉट प्रोसेस से, सिर्फ सोचने से, एक सोचने से। ऐसे में अभी हमने भीष्म पितामह जी की बात की, जिनको अभी आप देखोगे तो उनके मृत्यु को भी कारण शिखंडी थी, जो कि प्रीवियस लाइफ का ही एक एग्जांपल है महाभारत में। एग्जैक्टली है ना, कि प्रीवियस लाइफ में उनका अपमान हुआ था भीष्म जी से, तो वो शिखंडी रीइंकार्नेट हुई, और वो सामने उन्होंने बदले के भाव से ही तो ये किया था ना, है ना। कृष्ण भगवान को भी जब बाण लगी थी तो उन्हें पता था ना ये पास्ट लाइफ का ही उनका एक कार्मिक अकाउंट था जो उनको क्लियर करना था। ये कहानी पूरी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, कहानी मतलब ये तो मैंने अमेरिका में एक बंदे का किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऐसा है, और वो मेरे से मतलब अननोन पर्सन थे, और
उनको जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके गया तो उनका उसके पहले का नॉर्मली हम क्या केस टेकिंग लेते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले, तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा था कि भाई तुमको पास्ट लाइफ करवाना क्यों है। बोलता है मेरा बेटा मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, 25-26 साल का है, शादी भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई हो गई, ना जॉब कर रहा है ना कुछ कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, घर पर भी सबके साथ ऐसे रह रहा है। तो मैंने कहा चलो आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू में ट्राई करता हूँ। तो जैसे मैंने ट्राई किया उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का, 4 साल पहले की बात है, बिकॉज वहाँ यूएस में क्या कोई था नहीं करने वाला, इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा उनका। तो वो सीधे कनेक्ट हो गए वो कृष्ण की उस लाइफ से जहाँ उनको बाण लगी थी, कृष्ण भगवान को, हाँ पैर में एंड ही वॉज द पर्सन हु बाण चलाई थी। तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो रो रहे थे, अरे मैंने कृष्ण भगवान को मार दिया, अरे मैंने कृष्ण भगवान को मार दिया। तो मैंने बोला आप फॉरगिवनेस करो, अब देखो कि आगे क्या हुआ इसका, क्योंकि आगे का किसी को नहीं पता था, इसी राइट। उन्होंने ये देखा आगे जो बाण थी जिसने मतलब इन्होंने जो चलाई थी, कृष्ण भगवान ने बोला कि ये तो मेरा लिखा हुआ था, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले मुझे गिल्ट होगा कि भाई मैंने ये किया करके। तो उन्होंने अपना जो मोर पंख था कृष्ण भगवान ने वो उनको गिफ्ट किया, बोले तुम ये लो, जब भी तुम जन्म लोगे ना ये मोर पंख तुम्हारे साथ रहेगा करके। समझ में आ रहा है? यूएसए में मोर के आए। हाँ, आपको बताऊं जब मैंने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया ना उसके आधे घंटे पहले इन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। तो मैंने बोला ले लो, ऐसा है। तो जैसे सेल्फी लिया और ऐसा विंडो ओपन था, नीचे 3-4 मोर घूम रहे थे उनके ही प्रीमाइसिस में। तो जब इन्होंने पास्ट लाइफ में कहा कि ये मोर पंख है तो मुझे पहले लगा वो जो अभी इमेज देखा ना मोर का, इसलिए शायद वो बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें डिस्क्रिप्शन दिया कि ये मोर पंख वही है जिससे ये पूरी लिखी गई थी, भगवत गीता लिखी गई थी। लेकिन फिर इतने सालों बाद उन्होंने जन्म क्योंकि लिया। वो वरदान वाली चीज़ थी ना। मैं ये कहता हूँ ना कि जो इनफाइनेट सोल होता है ना वो किसी में भी ऑब्जेक्ट में जान डाल सकते। आज हम जो म्यूज़ियम की बात करते हैं कि इसकी पादुका, इनकी पालकी, इनके मतलब कपड़े, उसमें कितना पावर होगा। गांधी जी का चश्मा 4 लाख में बिका, ऐसा क्या था उसमें? लेकिन पारसियों को पता था कि इसमें वो एनर्जी है, वो कॉन्शियसनेस है जो उस टाइम पे लोगों के पास थी। समझ में? तो वही मैंने देखा कि उन्होंने कितना माइन्यूटली उस एक मोर पंख को देखा कि कृष्ण भगवान ने निकाल के दे दी कि भाई ये तुम पकड़ो और ये मेरे लिए तुम्हारे लिए हमेशा के लिए गिफ्ट है करके। तो ऐसे ही जैसे आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, जैसे मैंने भी एक ये पत्थर पहन रखा है, तो ये पत्थरों के अंदर भी वो एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो 100% स्टोर्ड होती है। और आपकी श्रद्धा कितनी है और ये पत्थर कितने ओरिजिनल है, इतनी उसके साथ प्लैनेट्स के साथ ट्यूनिंग होती है। समझ में? कि इसलिए काफ़ी बार बोलते हैं ना डायमंड सबको सूट नहीं होता है ना। जिसका शुक्र अच्छा है ना, तो उसको सूट होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं वृषभ राशि वाला हूँ, उदय मेरा नाम है, तो मेरा शुक्र राशि स्वामी है, तो मैंने 2 डायमंड पहने, मैं जितना पहनता हूँ मेरा फ़ायदा होता है। लेकिन कोई कुंभ राशि वाला पहनेगा, कोई मेष राशि वाला पहनेगा, उसको तो बिल्कुल सूट नहीं होगा डायमंड। तो दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी। तो पास्ट लाइफ में कैसा है ना, हम यही चीज़ देखते हैं कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी तकलीफ दे रही है, जो आपके साथ कॉम्पिटिबल नहीं है। आप उसके साथ फॉरगिव करो, अपना कॉर्ड डिस्कनेक्ट करो, ताकि प्रेजेंट लाइफ में आप अच्छे से रह पाओ। आप गलत चीज़ों से जुड़े पड़े, कोई गलत बिजनेस में जुड़ा है, कोई गलत प्रोफेशन में जुड़ा है, कोई गलत रिश्ते में जुड़ा है, क्योंकि उनके साथ भी तो कोई फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। सिर्फ ऑब्जेक्ट में नहीं है, इंसान में भी तो फ्रीक्वेंसी है ना। तो हम बोले यार क्या गलत इंसान मेरे लाइफ में आया है, हम कभी बोलते क्या सही इंसान है, इसके आने के बाद तो मेरी तो प्रोग्रेस हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पास्ट लाइफ में जाना क्यों होता है, हमें उन सारी फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट होना है। और जैसे आप डिस्कनेक्ट होते हो आप सही इंसान से कनेक्ट हो जाते हो। तो इससे बीमारियां कैसे ठीक हो सकती? क्योंकि जब सही से हो गए तो सेल्स रीजनरेट हो गए ना, आपके तरंगों मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स में वो वाइब्रेशंस आ गए कि नहीं। तो इससे कैंसर जैसी बीमारी, कोई भी बीमारी निकल सकती है। एक बंदा था, मुझे याद है, वो 15 साल से उसने रोटी नहीं खाई थी, उसको व्हीट एलर्जी थी करके। तो वो दिल्ली से हमारे पंचगिनी में एक कैंप चल रहा था, तो वो वहाँ पे आए थे मेरे वीडियो देख के। मुझे कहा मैं 15 साल से मैं रोटी नहीं खा पाया हूँ। तो मैंने फर्स्ट डे कुछ बोला नहीं, मैंने उनको ये पास्ट लाइफ करवाया, हीलिंग करवाई, ये सब करवाया। सेकंड डे मैंने बोला आप खाओ। बोलते नहीं आपको पता नहीं, मेरी बहुत डेडली, और आपके पंचगिनी में तो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है। मैंने बोला आप खाओ, कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरे बोलने पे खा लिया और आज करीबन 12 साल हुए वो अच्छे से खा रहे,
ऐसे कितने लोगों का, मैंने यूएस में भी एक लड़की थी, उसका भी मैंने सेम एक्सपेरिमेंट किया और वो अच्छे से खा पा रही है आज। ऐसा है बिकॉज क्या होता है ना, हमारे डीएनए में जब तक गलत मेमोरीज है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है ना, तब तक ये एलर्जीज होती है। जैसे हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं या उसको हम हील कर देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं, तो फिर उसको रिएक्शन क्यों होगा? अभी डॉक्टर साहब जैसे प्रवीण को माइग्रेन है, हाँ, तो माइग्रेन का रीज़न क्या मैं आपको बताऊं कि हमारी ब्रेन में 72 एरियाज है। किसी एक एरिया में ना बहुत डीप मेमोरीज है जो रिलीज करने को तैयार नहीं है, वो टाइम पे ना रीएक्टिवेट होती है। कभी धूप से होती है, हाँ, कभी एसिड के खाने से होती है। हम बोलते हैं ये खाया मुझे माइग्रेन अटैक आया, तो उसको कहते हैं ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ द पास्ट लाइफ। जब तक उसका रिलीज नहीं करेंगे पास्ट लाइफ से, माइग्रेन जाएगा ही नहीं। हमने कितने लोगों का माइग्रेन ऐसे ही ठीक किया, बिकॉज हमारे मेडिकल साइंस में माइग्रेन की कोई दवाई नहीं है। नहीं है। एग्जैक्टली, कोई दवाई नहीं है। क्योंकि मैं भी 20 साल से माइग्रेन से ये त्रस्त रह रहा था। Exactly. मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और अभी आयुर्वेदिक ट्राई कर रहा हूँ। कितना भी ट्राई करो, लेकिन वो ऐसा जाता नहीं। बिकॉज आपकी क्या होता है ना, सपोज किसी ने आपकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई फॉर एग्जांपल, या किसी ने आपका मतलब ब्रेन एक्सीडेंट मतलब हुआ, डैश हो गया है ना, इंजरी हो गई या ट्रॉमा कुछ भी है, तो वो तो मेमोरी है ना कहीं। तो उस मेमोरी को जब तक रिलीज नहीं करोगे आपका माइग्रेन जा ही नहीं सकता। तो बिकॉज वो स्मॉल पार्ट है, ठीक हो सकता है। 100% ठीक हो। भले आप कोई भी थेरेपिस्ट के पास जाओ, आप केस टेकिंग में बोल दो मुझे ये ठीक करना है, बिकॉज वो फिर क्या एनर्जी उस डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज कॉल्ड टैपिंग ऑफ द पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वो उसी जगह पे टैप होना पड़ता है। लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो हम पास्ट लाइफ का जो डेटा होता है वो डीएनए होता है, 33% ही होता है। हाँ। एंड बाकी जो वो 66% है, हाँ। वो या तो हेरिडिटरी हो सकता है या तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। यस। तो समझ लो मेरे केस में हाँ। जो माइग्रेन है वो 66% का नहीं है, ये कैसे डिराइव करेंगे? नहीं, कैसा है, 33% मैंने कहा पास्ट लाइफ का है, 33% आपके एंसेस्ट्रल मेमोरीज है, प्रेजेंट लाइफ के पेरेंट्स की, और 33% आपकी प्रेजेंट लाइफ की मेमोरीज है। तो टोटल हुआ 99%। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस 99% में क्या है, हम 3 काम कर सकते हैं। या तो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन कर सकते जो आपकी 33% की मेमोरी है, या तो हम आपका वूम रिग्रेशन कर सकते हैं जो आपकी प्रेजेंट एंसेस्ट्रल मेमोरी है, और या आपकी प्रॉपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं जिसमें पास्ट की 33% की मेमोरी है। 3 रिग्रेशन में से कोई तो एक काम आएगा कि नहीं आपको? लेकिन ये पहले डिटेक्ट किया जा सकता है ये कि प्रॉब्लम ऑरा कहाँ से से है? डिटेक्ट किया जा सकता है। हम जब ऑरा स्कैन करते हैं, हम देखते हैं अगर आपका ऑरेंज ज़्यादा है माइग्रेन के प्लेस पे तो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करना है, येलो अगर ज़्यादा है तो हमको वूम रिग्रेशन करना है, और रेड या ब्राउन है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है। ये कलर्स किस में दिखते हैं? ये किसी हमारे मशीन में स्क्रीन पे दिखता है, हमारे मशीन्स के और स्क्रीन ये पे दिखता है। रिग्रेशन में समझो नजर आ गया, से हाँ। येलो नजर आ गया, हाँ। तो वो जाएगा कैसे प्रवीण से? क्योंकि हम उसको है ना प्रेजेंट की पेरेंट्स की मेमोरी के साथ कनेक्ट करते। फॉर एग्जांपल, इनकी मम्मी जब प्रेग्नेंट रही होगी, इनको जब कैरी करती होगी, इन्होंने कोई तो ऐसी बात ज़बरदस्त दिमाग में लेके बैठ गए और वो इनके अंदर गई, उनके अंदर नहीं गई। उस मेमोरी को वूम रिग्रेशन में रिलीज कर दो। कभी सास ने कुछ बोल दिया, कभी ससुर ने बोल दिया, कभी इनके पापा ने कुछ ऐसे अचानक बोल दिया, कुछ भी, देवरानी जेठानी कुछ नहीं, तो वो बातें पकड़ लेते हम। लेकिन जब आप वूम रिग्रेशन बोल रहे हो, हाँ। एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो? हम उस केस में? करते क्या है, आपको रिलैक्स करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ही प्रोसीजर है ना। जैसे हम सीटी स्कैन में क्या है, प्रोसीजर सेम होता है, एमआरआई का प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन हमारा फोकस उस ऑर्गन पे होता है जिस पे हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो वूम रिग्रेशन में हमारा पूरा फोकस आपके मणिपुर चक्र पे होता है कि आपके एंसेस्ट्रल प्रेजेंट लाइफ की मेमोरी से आपको फ्री करना है। हम उससे कॉर्ड कट करवा देते। तो जो हेरिडिटरी बीमारियां जो हमारे पूर्वजों से हम तक पहुंचती हैं, सब physical, डिस्कनेक्ट कर सकते। वो सब ये इसी 33% से आती है। मैं वही कहा ना कि जो डायबिटीज़ है, अभी आप कपूर फैमिली देखो, राज कपूर फैमिली देखो, सबकी ओबेसिटी है, सब जाड़े हो जाते सब जाड़े हो जाते हैं, और retirement के सबकी बाद। किडनी का प्रॉब्लम है, सबको डायलिसिस करना। शमी कपूर देखो, राज कपूर, सबका देखो आप, है ना। तो आप देखो ना, इनका वूम रिग्रेशन करेंगे तभी तो इनकी जेनेटिक मेमोरी ठीक होगी, क्योंकि आया तो पृथ्वीराज कपूर से, मे बी उसकी फैले के तभी इन्वेस्टिगेशन नहीं था, तभी पता भी नहीं चलता था कि भाई ये किडनी के वजह से मर गया है कि किसके वजह से मर गया है। ये तो अब पता चल रहा है। तो अभी समझ लो जो करंट जनरेशन ऑफ हाँ। कपूर है, अगर उनकी अगर वो वूम रिग्रेशन कर तो दें, जबरदस्त है। तो नेक्स्ट इसके आगे जनरेशन वाली में तो आएगा फ्री ही हो नहीं। जाते हो। हाँ, भले अभी वो आलिया भट्ट का 50% हो, लेकिन 50% तो कपूर रणबीर फैमिली का है कपूर, कि नहीं हाँ, डीएनए। रणबीर कपूर। मैं यही कह रहा हूँ ना, समझ में।
तो यही मैं कहता हूँ, देखो मैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना मेडिकल इश्यू के लिए करता हूँ। मुझे किसी के रिलेशन दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो खजाना दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है कि कब राजा थे कब रानी थे, क्या मतलब है। लोग एक्चुअली उस ग्लैमरसली देखते हैं करके। लेकिन एक आदमी जब बीमार है या खुद को कोई तकलीफ है शारीरिक या मानसिक, वो ये कैसे डिसाइड करे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, किसी पंडित के पास जाना है या पास्ट लाइफ रिग्रेसर के तभी पास तो जाना है? मौरा करते हैं ना, जब समझ में आता है कि भाई ये मेडिकल है तो मेडिकल के पास ही जाओ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि भी किसी के अभी यूनिट्स डिस्टर्ब है ना। अब किसी का यूनिट डिस्टर्ब है तो उसको कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है या उसको शुगर ठीक करना है, तो फिर डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट ही तो चाहिए आपको। ब्लड प्रेशर की यूनिट्स है, इसी या दोनों का मिलके करेंगे तो बेस्ट है। बिकॉज एक प्रेजेंट को ठीक कर रहा है, एक आपके पास्ट को ठीक कर रहा है, और दोनों मिला के फ्यूचर ठीक हो गया। क्योंकि हमारे इसमें ना बहुत ये मानते हैं, क्योंकि समझ लो कोई हमारे रिलेटिव में कोई बीमार है, उसने बहुत सालों तक डॉक्टर के पास जा रहा है और कुछ ठीक नहीं हो रहा उसका, तो कहते तुम्हारे कुछ पूर्वज का या कुछ कुल देवता का होगा, वो आप सॉल्व कीजिए, तब जाके सॉल्व होगा। तो आपको अभी क्या होता है ना, हम लोग पंडितों के पास जाते, कर्मकांड करवाते है ना, मतलब गंगा तट पे जाके ये सब करवाते, उसमें हम है ना एनर्जी करेक्शन करवाते, हम कॉन्शियसनेस करेक्शन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रिंट्स तो रह ही जाती है ना। पंडित भी पूरा तो नहीं निकालते, पितृदोष नहीं निकालते, काल सर्प दोष नहीं निकालते, है ना, वास्तु दोष नहीं निकालते, ग्रह दोष नहीं निकालते, वो एनर्जी का मैनिपुलेशन करते मंत्रों के द्वारा, हवन के। रिग्रेशन में ये सारे दोनों दोष ठीक होते हैं, एनर्जी का करेक्शन भी होता है, कॉन्शियसनेस का करेक्शन भी होता है। डॉक्टर साहब आप तो नए जमाने के पंडित ही हो गए, एक तरीके से साइंटिफिक पंडित हो गए। सही बात है, एक्चुअली क्लियरिटी अभी मिल रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज मैं तो इतने पंडितों के साथ रह चुका हूँ, इतने बड़े संतों गुरुओं के साथ रह चुका हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि आप जैसे बड़ों को बीमारियां भी क्यों होती है, आपके पास तो इतना पावर है ना। मैं सत्य साई बाबा का जब मैंने ऑरा किया था, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, मैंने ब्रह्म कुमारी की दादी को भी मैंने बताया, तो वो बोलते अच्छा ऐसा भी है। मैंने कहा आपकी कॉन्शियसनेस की करेक्शन करनी है, एनर्जी का पावर है, आप चमत्कार करते हो, हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लाइफ बिटवीन लाइफ का ना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है, आपका पोर्टल ओपन करके तब जाके ये बीमारी से। अभी जैसे प्रेमानंद महाराज है, इनकी किडनी फेल है, अब वो सबको कहते हैं कि भाई आप राधा राधा मतलब मंत्र जाप करो, तो 100% उस मंत्र में पावर है, लेकिन हर प्रॉब्लम मंत्र से नहीं ठीक हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कईयों को ये कॉन्शियसनेस अपने आप मालूम है, जैसे कि मैं मेरे केस में बताऊं तो प्रवीण का तो हमने माइग्रेन मालूम किया, मैं पिछले 25 साल से वैसे कभी बीमारी की वजह से घर नहीं बैठा हूँ, 25 क्या 30 साल हो गए, मैं आज तक बीमार नहीं पड़ा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। जो भी हुआ है मैं छोटी मोटी और वो भी मेरा पर्सनल कोई फैमिली डॉक्टर भी नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से मैं कॉशियस हूँ कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। ऐसा मैं वही कहता हूँ ना, लाइफ बिटवीन लाइफ आप क्या सोच के आए, आपने सोचा रहेगा बस मुझे हेल्दी रहना है, तो आप हेल्दी रहोगे, उस सोच से आता है, वो सोच से आता है। बिकॉज जो वरदान है वो वरदान में आपने ये सिलेक्शन किया, हो सकता है क्योंकि हेल्थ है तो सभी आप। और कुछ लोग बोलते हैं मुझे बचपन से बहुत पैसा मिल रहा है, बचपन से सब सुविधाएं मिल रही, लाइफ बिटवीन लाइफ आपको ये ऑप्शन था तो वो आपको मिल गई। मैं आपके बाकी और वीडियोस देख रहा था ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, तो बहुत लोग है ना डिसबिलीफ दिखा रहे थे कि ये सब है ना बहुत थ्योरेटिकल बातें हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है उस चीज़ को लोग लॉजिकली मानते भी नहीं है। तो क्या कोई तरीका है जिससे लोगों को पता चले कि ये बात सच में होती है और इससे सब सच में ठीक होता है? मैंने कहा ना, मैं खुद भी 12 साल तो मैं भी नहीं मानता था एज अ डॉक्टर, तो मुझे लगता है गड़े मुर्दे उखाड़ना है और ये सब बेकार की बातें हैं, बिकॉज हमारे मेडिकल साइंस में कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं किया, मेंशन नहीं किया गया था, राइट। अब क्या होता है ना, जब तक आप कोई चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो ना, करते नहीं हो, तब तक तो आपको तो हर एक चीज़ बेकार ही लगेगी, बकवासी लगेगी। ये अलग डायमेंशन है, अलग डायमेंशन है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो बातें हम बोल रहे हैं ना, ये 5th डायमेंशन से स्टार्ट होता है, राइट। लोग तो अभी भी 3rd डायमेंशन में हैं। जब आप 3rd डायमेंशन में, तो 5th डायमेंशन की बात कैसे समझ सकते हो? उसमें किसी की गलती थोड़ी है। लेकिन फिर लोग चाहते हैं कि दुनिया में सब अच्छा हो जाए, लेकिन समझ लो अच्छा होने के लिए उनको ये वीडियो देखना पड़ेगा, फिर उसको बिलीव भी करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही फिल्टर आउट ऑडियंस हो गई, बहुत ही कम लोग देख रहे हैं सब। मैंने एक अच्छा क्या किया ना अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को ना अच्छा माना है ना बुरा माना है, मैंने सोचा उसको न्यूट्रली एक्सपीरियंस करता हूँ। मतलब लोग नॉर्मली कोई वर्कशॉप में जाते तो R&D करते
है कि नहीं, ये गुरु कैसा है, ये टीचर कैसा है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। मैं जहाँ पे भी मुझे दिल से लगा जाना है, वो लोग अरे आप कुछ रिसर्च करके आए? मैंने कहा नहीं किया। तो बोलते अरे आप तो इतने सारे रिसर्च करते हो, तो आप ऐसे कैसे आ गए? मैंने कहा नहीं, अगर मैं रिसर्च करके आता तो मैं बायास्ड हो जाता, मैं जजमेंटल हो जाता। तो मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी सिस्टम को ना समझो कि कहीं तो इसका अस्तित्व है, कहीं तो है इस दुनिया में। आपको उस अस्तित्व का सत्य जानने के लिए ना उसमें उतरना पड़ता है। उसको पहले से आप फ्रेम आउट नहीं कर सकते हो कि ये सच है या झूठ है। तो डॉक्टर साहब, इससे एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है, धर्म के जो बिलीव्स रहते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, खुद आपका जैन धर्म है, या इवन हिंदू धर्म है, इन सब में कुछ लॉज हैं जिनसे हम मतलब बंध जाते हैं जब हम किसी धर्म में जाते हैं। तो आप अगर जैनिज्म से बंध गए होते तो आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी भी नहीं किया, तो ओपन रहना, क्या धर्म में रहना, क्योंकि मैं वो वननेस के कॉन्सेप्ट को समझ गया बहुत जल्दी। क्योंकि मैं 2001 में जब मैं जैन की टूरिज्म पे निकला था 15 दिन की, मेरे साथ सारे जैनी थे और जो मेरे टूर लीडर थे वो भी जैन वाले थे। तो उन्होंने मुझे जहाँ जहाँ जिस 15 दिन अलग अलग 24 तीर्थंकरों के स्पॉट पे लेके गए और मुझे सब धर्म की क्रियाएं करवाई जैनिज़्म की। तो मैंने बहुत अच्छे से किया, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, बनारस, पटना, सब जगह, कलकत्ता, ये। लेकिन बीच बीच में ना कहीं हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर थे जहाँ मुझे दर्शन करने थे, मुझे मना किया, आप नहीं कर सकते। वो चीज़ मुझे बहुत खटक गई। तब मैंने सोचा यार मुझे ऐसा बंधना नहीं है, इज राइट। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। बोले अरे जब जैन गॉड जो तीर्थंकर बने उनको छोड़ के आप उनके पास जा रहे हो जो सिर्फ एनर्जी लेवल पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरा वहीं से रिसर्च स्टार्ट हुआ 2001 से। अगर शायद उस टाइम पे उन्होंने मुझे नहीं रोका होता ना, मैं शायद इतना रिसर्च नहीं करता। और रिलीजन का पता नहीं, हो सकता है मेरा बायस्ड व्यू भी हो। हाँ, एक तरह से आपको बांधना ही होता है, किसी बांधना होता है। जैसे अभी है ना, हमारे में सपोज एक गॉड है, पार्श्वनाथ कहते हैं, उनको कहते हैं कि 108 फॉर्म है उनके, इज इट राइट? तो मैं देखता हूँ कि दूसरे गॉड में भी तो इतने फॉर्म्स है, तो हर फॉर्म का कुछ तो तात्पर्य होता है ना, कुछ तो कॉन्शियसनेस होती है, कुछ तो मकसद होता है, तो आप उसका रिसर्च करो ना। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो उन्होंने बताते हैं कि वो ये मानते हैं कि अगर आप जीसस क्राइस्ट के को अगर आप नहीं मानते हो तो आप भगवान तक पहुंच नहीं सकते, नहीं पहुंच, वही एक माध्यम है। राइट। तो वो एक तरह से किसी भी तरह से बांधने की कोशिश करते हैं आपको, भले चाहे वो बुलाई के लिए हो। स्कूल में बांधना ज़रूरी है, जैसे टाई बांधना होता है स्कूल में। कॉलेज में कोई टाई नहीं बांधता है, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, राइट? तो कॉलेज इज़ योर स्पिरिचुअलिटी एंड स्कूल इज़ योर रिलीजन। तो पहले एक डिसिप्लिन में लो, रिलीजन में रहो, उसके बाद जब आपको लगे आप इंडिपेंडेंटली अब आप वर्कआउट कर सकते हो तो आप कॉलेज में चले जाते हो, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो। और आप कोई भी धर्म चूज कर सकते हैं, कोई भी चूज कर, बिकॉज धर्म तो एक सिलेबस है, एक स्कूलिंग है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उससे आपके कर्मास नहीं इफेक्ट होते हैं? कोई भी नहीं होंगे ना, उल्टे का एक्सेलरेशन होता है। अभी मैंने 24 विजिट्स दुबई किए हैं पिछले 14 साल में। मेरे वहाँ इवेंट्स होते हैं और रिग्रेशन भी करता हूँ। तो पहले तो हिंदू लोग ही आते थे मेरे पास, अब तो मुस्लिम लोग भी आते हैं मेरे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने को, और वो लोग एंजॉय करते हैं। अब मैं इतने यूएस में, यूके में, कितने यूरोप कंट्रीज़ में जाता हूँ, वहाँ पे भी लोग, क्रिश्चियन लोग मेरे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, तो वो लोग भी एंजॉय करते हैं। बिकॉज अब वो साइंस के माध्यम से मेरे पास आते हैं। अब ये नहीं कि इंडिया से आया है, ये जैन फैमिली को बिलोंग करता है, हम इसके पास कैसे सरेंडर होंगे। अब वो बात ही नहीं रही ना, बिकॉज मैं एक साइंटिस्ट हूँ और साइंटिस्ट के पास तो कोई भी जाता है, जबकि उनके धर्म में पास्ट लाइफ मानना है ही नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग मेरे जैसे हैं जो हट के 1 करोड़ में एक होगा जो एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो तो करेगा ना। आप डॉक्टर साहब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन अभी हम दोनों का कर सकते हैं? नहीं, मैं तो वैसे भी इंडिया में तो करता ही नहीं हूँ। बिकॉज क्या है, एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था कि ये सब्जेक्ट पे मैं अभी ज़्यादा, मतलब जब इन्होंने भी मुझे बोला कि ये सब्जेक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है, तो मैंने पूछा क्या और कोई सब्जेक्ट पे नहीं हो सकता? इन्होंने कहा नहीं, इनको इसी पे करना है। बिकॉज क्या है कि मैं इतना डीप उतर गया था, मुझे अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आज से 12 साल पहले एस्कॉन जू में। लेकिन मुझे जिनसे अवार्ड मिला ना, वो मेरे ही गुरु थे, जो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ।
तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरे स्टूडेंट को अवार्ड मिला और उनको अवार्ड नहीं मिला। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब गुरु का अपमान हो गया। तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं अब ये सब्जेक्ट पे मैं प्रैक्टिकली नहीं करूँगा, थियरी भले मैं कितनी भी बातें करूँ। उसके बाद मैंने 1400 थेरेपिस्ट भी बनाए पिछले इन सालों में, और वो थेरेपिस्ट अच्छी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं। तो फ्यूचर में कभी आपको करवाना है तो मेरे पास तो टीम तो बहुत बड़ी है, कहाँ आना पड़ेगा? कहीं पे भी, मुंबई में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे बहुत थेरेपिस्ट है। तो मतलब वो अब कहीं एक इंस्टीट्यूशन एक जगह पे करते हाँ, हैं या साई फिर? करुणा मिशन करके हमारे इंस्टीट्यूट है, साई करुणा मिशन कैंसर ट्रस्ट भी है, दो है कि हमारे तो बहुत थेरेपिस्ट है जो मेरे अंडर में पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स है वो लोग, और वो लोग करते हैं अच्छे से। और अगर नंबर्स की बात करूं तो आपके पास जितने भी लोग आते हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को उनका सोल्यूशन मिल जाता है? देखो, सॉल्यूशन तो ऐसा है ना कि 70-80% तो मिल ही जाता है। उन लोगों को नहीं मिलता है जो डाउट में रहते हैं, फियरफुल रहते हैं, जो स्केप्टिकल रहते हैं कि भाई उन्हें लगता है क्या होगा क्या होगा, पहले से सोच के आए रहते हैं, या आधा मन नहीं बना के आधा आया? मन नहीं बना के ना, ओपन माइंड से नहीं आते। बिकॉज माइंड आपका पैराशूट होता है, आप खोल के चलोगे तो खुलेगा, बंद के चलोगे तो बंधा ही रहेगा, ऐसा हो गया ना। सो आपके इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में या हाँ, कुछ हाँ। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब क्या फीस होती हैं, ऐसा कुछ? नॉर्मली हमारा एक डोनेशन बेसिस्ड होता है, बिकॉज हम ट्रस्ट चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको इंट्यूटिवली ऐसे लगा कि 6,300 रुपीज़ एक मिनिमम चार्ज करना पड़ता है, और उसमें भी काफ़ी बार लोग बोलते हैं भाई इतना पैसा नहीं है। तो हमारे पास कुछ स्पॉन्सरर्स होते हैं, कोई ट्रस्ट के डोनर्स होते हैं, तो हम उनके, जैसे मैं जेलों में जाता हूँ, सेकेंड इनिंग हाउस सीनियर सिटीज़न में बच्चों की भी हम लोग करते हैं, तो हम पूरा स्पॉन्सर्ड करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है, काफ़ी बार तो हम डोनेशन भी देते हैं उनको कि भाई ये चीज़ें आप कहीं से करवा लो, ऐसा है करके। बिकॉज अल्टीमेटली हम तक कोई पहुँचा तो मुझे लगता है हमारा कोई इंस्टीट्यूशन का कर्मा होगा, या इंडिविजुअल लेवल पे होगा, या हमारे एक सिस्टम, एक टीम का कर्मा होगा। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको कैसे भी फ्री करें। लेकिन ये जो 6,300 इसमें फिर क्या एक सेशन होता है या एक सेशन होता है, ऐसा है करके, राइट। इसमें और एक हीलिंग मॉडलिटी होती है जो मैं बोलता हूँ करुणा कर्म सोल एंड डीएनए हीलिंग, उसका भी 6,300 करके है। तो जो मैं $2,000 में मैं सीखा था यूएस में जाके, है ना, आज से 20 साल पहले, तो मुझे लगा $2,000 कुछ ज़्यादा ही है, इतना तो कोई पे नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने भी गया तब उस टाइम पे 85,000 मैंने पे किया था। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना अमाउंट कौन देगा। आपने यूएस से सीखा ये? हाँ, मैंने यूएस से सीखा है। तो मैंने सोचा इंडिया में मैं उसको बहुत इकोनॉमिक करूँगा, ऐसा है। तो अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता कौन है आपके इंस्टीट्यूट में? आप तो नहीं करते? बहुत से लोग हैं हमारे टीम मेंबर। मेरे पास अभी 47 लोग जो 24/7 हैं, 47 मेंबर्स, और बाकी 1200 से ज़्यादा लोग हैं जो मतलब ऑन कॉल्स पे, जिसको हम बोलते हैं कि कभी भी मैं उनको हायर कर लेता हूँ करके। तो इनमें कोई सर्टिफिकेशन होता है इनके पास या हाँ, कोई? सर्टिफिकेशन, बिकॉज मैं तो क्या है, मैं ऑरा साइंटिस्ट हूँ ना, और मैंने पीएचडी की है, मैं पीएचडी गाइड भी हूँ। तो जो सर्टिफाइड है उन्हीं को हम अलाउ करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। क्योंकि हाँ, किसी के भी नहीं, इसके ऐसा साथ आप नहीं खेल है, नहीं हम किसी सकते। के साथ गेम थोड़ी प्ले कर सकते। और कौन, किसे आना चाहिए आपके पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए? यानी कि जो बीमार हैं, और क्या क्या चीज़ है, शादी करनी है या देखो, जो business में लोगों ने उतरना? सब ट्राई कर चुके हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन करके बोलते सर आपका पॉडकास्ट देखा, आपके वीडियोस देखे, हम बहुत इम्प्रेस्ड हुए, तो हमारा एक प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते हैं। मैं कहता हूँ आपके जितने भी प्रॉब्लम है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप कहीं पे गए हो? तो बोलते नहीं। मैं कहा पहले सब ट्राई कर लो, नहीं होगा तो मैं हूँ। और अगर वो कहते हैं नहीं सर हमने ये एस्ट्रोलॉजर ट्राई किया, ये किया, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, ये वो कहीं सॉल्व, मैं कहा तो आ जाओ। तो फिर मैं, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आदमी सरेंडर मोड पे आता है ना, तो मैं 100% हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। कोई सोचता है कि यार देखेंगे ना तो यहाँ के बाद वहाँ जाएंगे, उसके पास करवा लेंगे, तो मैंने कहा फिर उसमें वो आदमी सरेंडर नहीं है। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सरेंडर होना बहुत ज़रूरी और जैसे होगा। ऑपरेशन थिएटर में ना हम कंसर्न के बगैर ना थिएटर में नहीं लेते, तो हम भी कंसर्न लिखवाते कि आर यू रेडी, क्योंकि उसके बाद भी आपको 21 डेज, 45 डेज, 90 डेज हीलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने कर दिया कल भूल जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपके माइग्रेन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और आपने कोई ऐसे वॉरियर लाइफ देखी कि भाई आप कोई एक बॉर्डर पे थे और आपको किसने यहाँ मारा, सर पे चोट आई, मर गए, तो आपको कुछ दिन तक उन लोगों को हील करना पड़ेगा, तब आपका माइग्रेन ठीक होगा। ऐसा मत सोचो कि मैंने रिग्रेशन कर दिया और कल से माइग्रेन नहीं होगा।
50% ठीक हो भी जाएगा, लेकिन बाकी का 50% आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो बाकी के 50% ठीक हो सकते हो। वो लेकिन मैं अपने घर पे भी कर सकता हूँ कि उसके कहीं लिए भी पे भी आपके नहीं, पास हमारे पास कहीं नहीं आना है आपको, तो हमारे पास सिर्फ 1-2 घंटे के लिए एक ही बार आना है, बाकी तो फिर आपको घर पे ही करना है। ऐसा आप है। गाइडलाइंस तब दे फिर देंगे। हम तब गाइडलाइंस करते हैं, ऐसा है करके। काफ़ी बार हमारे पास लोग सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग ज़्यादा आते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट समझ। तो क्या होता है ना, उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम हम समझ जाते हैं कि इमोशन लेवल पे हैं, डीप थॉट लेवल पे हैं, ट्रॉमा लेवल पे हैं, तो उनका हम लोग थेरेपी करने के बाद उनको गाइड करते कि अब आपको हीलिंग कौन सी करनी है। साइकिक सर्जरी करनी है, करुणा है, सोल हीलिंग करनी है, या कोई अबंडेंस वाली हीलिंग, मतलब क्योंकि इसमें भी अल्फ़ा लेवल की, थीटा लेवल की, डेल्टा लेवल की हीलिंग्स होती है, तो वो हमको समझ में आ जाता है कि इस बंदे को ये हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी जो है वो एक साथ नहीं हो सकती, सब हो अलग-अलग सकती है क्यों ना, नहीं हो सकती है ना। जैसे हम तो क्या, हमारा एक पैकेज होता है ना, वो पैकेज 15,600 रुपीज़ का है, तो उस पैकेज में सब आ जाता है। आप तीनों मॉडलिटी सीख लेते हो और उसके बाद जब भी रिग्रेशन करोगे आप ये तीनों मॉडलिटी यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा। अल्फ़ा प्रेजेंट लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, थीटा रीप्रोग्रामिंग में काम करता है, और डेल्टा आपका पास्ट लाइफ, कोई भी जानवर का लाइफ हो या आपका आदिवासी वाला कोई लाइफ हो या लो सोल लेवल का हो, वो भी ठीक कर सकता है। तो हम तीनों मॉडलिटी को कहते हैं कंपलसरी है अगर आप सही में प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते टोटल कितना टाइम लगता है तीनों मॉडल हो। सीखने को 2 दिन लगते हैं, पूरे 2 दिन आपके पास आना पड़ता है? हाँ, मतलब 4-5 आवर्स पर डे आना पड़ता है। हाँ। तो जाके फिर सीख लेता है। अभी मैं एक चीज़ तो समझ गया डॉक्टर साहब कि आप मॉडर्न गुरु हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैं ये भी समझ गया कि जो बीमार लोग हैं वो आएँ ताकि उनकी क्रॉनिक बीमारियां जाएं। अब मैं दूसरे कैटेगरी के लोग समझना चाहता हूँ, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, एक एज तक आ गया फिर भी नहीं हो रही, या बच्चे नहीं हो रहे, या किसी को बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ये सारे लोग भी आ सकते हैं? क्या है ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो आज हम फेस कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं उसको डिसॉल्व नहीं किया तब है ना। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते क्यों है? डिसॉल्व करने के लिए तो करते हैं। यानी कि कर्मा ठीक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है हाँ, कर्मा में वो मालूम करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक डायबिटीज डॉक्टर होता है ना, वो 2 ऑप्शन देता है कि आपको 300 डायबिटीज़ है, ये दवाई रोज़ खाओ। एक डॉक्टर होता है वो कहता है नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी एक्सरसाइज कम थी, आपका डाइट गलत था, आपकी लाइफस्टाइल गलत थी, वो सुधारते हुए ये दवाई खाओ, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम तक दवाई खानी नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताओ, आप किसको प्रीफर करोगे? सेकंड वाले को। बस सीधी सी बात है कि नहीं? जो आपको हमेशा बीमार रखना चाहता है या कोई आपको बीमारी से फ्री करना चाहता है, तो आपकी तो चॉइस क्लियर ही है। तो आप मतलब बीमारी से क्लियर करवाने वाले डॉक्टर। बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कोई आदमी अधूरा सा आए और अधूरा ही रह के जाए। मतलब क्या है फिर? एक मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप एक डॉक्टर भी हैं और आप एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं एक तरह से। क्या डॉक्टर होने से आपको एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऐसा क्या मालूम है जो या किसी और को, डॉक्टर को या एक सिंगल इंडिविजुअल या स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को अलग से नहीं मालूम हो सकता? मैंने पास्ट की मैक्सिमम लाइफ में एक ही संकल्प किया था कि कभी तो मैं डॉक्टर बन के ही ये काम करूँगा, और पॉजिटिवली ये लाइफ में मेरा संकल्प पूरा हो गया। बिकॉज जो आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जो आपको फिजियोलॉजी, जो आपको साइकोलॉजी, जो डॉक्टर की सिलेबस में पढ़ाया जाता है ना, वो आप पंडितों, गुरुओं और ग्रंथों में नहीं पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो मुझे कहा जाता है कि इसको ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं नहीं कर सकता। तो क्या डॉक्टर होने से आप एक अच्छे बहुत स्पिरिचुअल फर्क पड़ गया, साइंटिस्ट, बहुत फायदा हो गया। बिकॉज मैं तो फिर मेरा खुद का एक लॉजिकल ईगो ही खत्म हो गया ना। समझ गया, क्योंकि आप उसको वैसे हर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एग्जैक्टली। अब दोनों अधूरे हैं। डॉक्टर कहते हैं ज्योतिष के पास मत जाओ, स्पिरिचुअलिटी में मत जाओ। स्पिरिचुअल या रिलीजियस लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, हम ही तुम्हें ठीक कर देंगे। दोनों अधूरे अपने अपने जगह पे, दोनों मिल जाएंगे तो कितना ज़बरदस्त काम हो जाएगा। मैं इसे अलग ढंग से देख रहा हूँ प्रवीण। जैसे कि समझो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, तो इन्हें ये भी समझ आएगा कि शायद वास्कुलर उसके नर्व्स में मैं यही फैट्स हैं, मेरे तो ये गोली चालू यही रखो। एग्जांपल था कि मेरे जो मासा जी है अमेरिका में, उनका 5 बार बाईपास सर्जरी करवाया मासा जी का। काफ़ी साल से यूएस ही रहते, 40 साल से ज़्यादा।
तो जब मैं उनको मिलने गया 2008 में, मैंने उनको पूछा क्या है, तो बोले देख उदय मेरे रिपोर्ट्स बार बार मुझे बाईपास करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो मैंने उनका एक ऑरा किया, मैंने कहा मासा जी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ना मासी जी को फॉरगिव नहीं किया उनकी कुछ गलतियों का। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो उसको सॉरी बोलता हूँ। मैंने बोला आपने नहीं किया, मैं आपको ये थेरेपी सिखाता हूँ, आप ये थेरेपी करो, फॉरगिव करो, देखो आपका ठीक हो जाएगा। उन्होंने सही में किया, उसके बाद से आज तक उनको कभी बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी कि गलती मासी जी ने की है, लेकिन फिर भी आप फॉरगिव करो, आप ठीक हो जाओगे। यस 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 यस, क्योंकि वो एक पकड़ के, एक गर्ज पकड़ के रखा था उन्होंने, ऐसा है, बिकॉज ही वॉज वेरी प्योर। और उन्होंने वो एक छोटी सी गलती सामने वाली की पकड़ी और खुद के दिल, तो वो हर टाइम मतलब कुछ महीने बाद जब 2D एको के लिए जाते थे, ECG करने जाते, तो डॉक्टर बोलते थे तुम्हारा 40% ब्लॉक हो गया, तुम्हारा 60%, और वो मुझे रिपोर्ट ECG भेजते थे। मैंने कहा भाई मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये बार बार करवाते क्यों हो। तो बोले तू कभी US आएगा ना तो तू मुझे कुछ कर ले। तो मैं फॉर्चुनेटली उस बार गया, और जब मैंने उनको बताई तो ही वॉज फ्री। तो हम अभी तक तो इतने बाबाओं वाली बात कर चुके हैं, तो मेरा एक बाबाओं वाला एक सवाल एक और ले लेते हैं। अगर समझ लो, क्योंकि जीवन के आप सब कुछ इसी की बात कर रहे हैं कि हम घर्षण पकड़ के बैठे हैं, या हमें दिमाग में वो थॉट्स हैं, तो क्या इस लाइफ में आप ऐसा कोई चीज़ हमें बता सकते हैं जिससे ये जीवन जो है वो हम आसानी से जी सकें और अपने लिए अच्छे कर्म जो है वो इकट्ठा कर सकते? थंब रूल है क्या कोई इस लाइफ के लिए? हर बहुत ज़बरदस्त है, मैं हर बार कहता हूँ, और मुझसे तो बड़े संतों ने कहा है, मैं तो जस्ट उसको दोहरा रहा हूँ कि होश में रह के ज़िंदगी जी हो, बस, और कुछ थंब रूल नहीं है। होश में रहकर, होश में रह के, जो ओशो भी कहते हैं, जस्ट बी इन अवेयरनेस। बिकॉज उससे क्या होगा, आप गलतियों को दोहराओगे नहीं, लोगों की गलतियों को पकड़ोगे नहीं, उसको होश में रहना कहते हैं। प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रहना और होश में रहना, दैट इज़ द थंब रूल, ऐसा है। बिकॉज गलतियाँ आपसे भी होगी, लोगों से भी होगी। अवेयरनेस के साथ रहोगे तो समझो कि ये तो गलतियाँ कॉमन है, उसको पकड़ने वाली क्या बात है, ना गिल्ट में जाना है ना रिग्रेट करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और हमने इतनी सारी बातें की, इतने सारे सवाल आपने झेले हमारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई थिंक ऑडियंस अगर ये पूरा एंड तक वीडियो देख चुकी है तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड आई होप इससे बहुत सारे लोग वो बातें पहुँच सकती है जो हम करना चाह रहे थे। यस सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।